हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार और वेलकम टू संकल्प भारत। संकल्प भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं बीएन राय संजीवनी जेई में लेकर आया हूं रोटेशनल मोशन का चौथा लेक्चर और आज का हमारा टॉपिक है टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। क्या टॉपिक है बेटा? टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा, ये वो हिस्सा है कि जिसको अगर आप ढंग से समझ लो, ढंग से रिवाइज कर लो तो पूरा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और पूरा वर्क एनर्जी पावर इसके अंदर आ जाता है, चाहे फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट हो गया, चाहे कुछ भी हो गया। लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स करे थे, ठीक है, और हम लोगों ने बात करी थी कि जिसमें हम लोग इक्विलिब्रियम की बात करते थे तो नेट फोर्स को जीरो करते थे और नेट टॉर्क को जीरो करते थे। उसी तरह का एक टाइप और बाकी रह गया था और उस टाइप का नाम था भाई लेडर प्रॉब्लम्स। लेडर प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट है, सवाल इससे बन जाते हैं, ठीक ठाक क्वेश्चन बन जाते हैं, तो हम उनको पहले सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम की तरफ विद काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो चलो भाई आ जाओ, अपना लेक्चर शुरू करते हैं। बने रहिए हमारे साथ, मन लगाकर, कुर्सी की पेटी बांध के, उठना नहीं है, हिलना नहीं है जब तक पूरा लेक्चर खत्म ना हो जाए। हम बता रहे हैं रोटेशनल मोशन ऐसा हिस्सा है कि जिसको अगर आपने पढ़ लिया, समझ लिया तो आप एक अच्छी खासी क्राउड से लीड कर जाते हैं, क्योंकि एक ठीक ठाक क्राउड रोटेशनल मोशन नहीं पढ़ता है। बहुत सारे स्कूल्स में रोटेशनल मोशन नहीं पढ़ाया जाता है, तो अगर आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको एक सिंपल वे में सोफिस्टिकेटेड तरीके से रोटेशनल मोशन का कंटेंट मिल रहा है, तो उसको बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत ध्यान से समझिए, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। कुर्सी से उठना नहीं है जब तक लेक्चर खत्म ना हो जाए। तो देखो भाई, शुरुआत होती है लेडर प्रॉब्लम से। लेडर प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो मान लीजिए हम आपसे कह रहे हैं बेटा जी, क्या कह रहे हैं कि एक दीवार ये रही और एक दीवार दूसरी रही, एक दीवार ये रही और एक दीवार ये रही, और इस दीवार के बीच में एक सीढ़ी रखी हुई है। ये रही आपकी सीढ़ी, ये है आपकी सीढ़ी। ठीक है सर, चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। हम कह रहे हैं कि इस सीढ़ी का मास है m, इस सीढ़ी का मास है m और इस सीढ़ी की लेंथ है, इस सीढ़ी का मास है m और इस सीढ़ी की लेंथ है l। ठीक है, और हम आपसे कह रहे हैं कि भाई साहब ये बताइए, अगर यहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, क्या है बेटा? यहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो आपसे सवाल पूछा जाएगा फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन। क्या सवाल है भाई? क्वेश्चन है फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन एट सरफेस। कौन सी सरफेस? फ्रिक्शन एट बॉटम सरफेस। ठीक है, क्योंकि यही कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है। यहां कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है ये 0 है, यहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। ठीक है, तो क्या करें सर? तो इसको बेसिक सी बात है कि सर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं कह रहा हूं चलो भाई फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लो। तो देखो क्या होगा, ये दीवार जो है इस सीढ़ी के ऊपर इधर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी, उसको हम कह दे रहे हैं N1। और ये जो बॉटम सरफेस है ये इस सीढ़ी के ऊपर इधर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी, इसको हम कह दे रहे हैं N2। और इसका खुद का वेट है जो नीचे लग रहा है, वो कितना लग रहा है? वो लग रहा है mg। और जब ये इधर खिसकने की कोशिश करेगा तो इस पर फ्रिक्शन लगेगा F। अरे क्लियर है? ठीक है भाई साहब, तो हमसे कहा गया कि भैया अब एक काम करिए कि अगर ये मेरी स्टेयर इक्विलिब्रियम में है, अगर मेरी ये स्टेयर यहां रुकी हुई है, तो ये दोनों नॉर्मल रिएक्शन निकालिए और इस फ्रिक्शन की वैल्यू निकालिए। तो हमने कहा ठीक है भाई, हम जानते हैं क्या? हम जानते हैं अपना कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या जानते हैं बेटा? कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम में हम जानते हैं कि नेट फोर्स इन एक्स एक्सिस 0 होना चाहिए, नेट फोर्स इन वाई एक्सिस 0 होना चाहिए, और तीसरी बात, टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट मस्ट बी 0। नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट मस्ट बी 0 ऑन द ऑब्जेक्ट दैट इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग टू रिमेंबर। इससे आसान कुछ नहीं है सर। बस अभी तक जो आप इक्विलिब्रियम की बात न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में करते थे, Fx इक्वल्स टू 0, Fy इक्वल्स टू 0, वहां पर मोशन होता था लीनियर मोशन। हर पार्टिकल की रफ्तार सेंटर ऑफ मास की रफ्तार के बराबर थी। ठीक है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। पार्टिकल्स की स्पीड सेंटर ऑफ मास की स्पीड से अलग हो सकती है। इस तरह के मोशन को हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। और जब रोटेशनल मोशन रोल में आ जाए तो भैया वहां Fx भी 0 होना चाहिए, Fy भी 0 होना चाहिए और नेट टॉर्क भी 0 के बराबर होना चाहिए।
तो जब हम सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो कर रहे थे तो हमको मिला, पहली कंडीशन देखो, जब हम सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो कर रहे हैं तो हमको मिल रहा है एफ माइनस एन वन इक्वल्स टू जीरो, या आप कह सकते हैं एफ इक्वल्स टू एन वन। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1, सिंपल। अच्छा, जब हम y इक्वल्स टू जीरो कर रहे हैं, जब हम y इक्वल्स टू जीरो कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, y एक्सिस में एक फोर्स लग रहा है N2, ठीक है, और एक नीचे लग रहा है mg। तो मैं कह रहा हूं कि N2 माइनस mg इक्वल्स टू जीरो, या फिर मैं कह रहा हूं कि N2 इक्वल्स टू mg। ये हो गया आपके पास दूसरा इक्वेशन, ठीक है भाई। चलो बहुत बढ़िया। कितने अननोन है, ना तो हमको f पता, ना तो हमको n1 पता, ना तो हमको n2 पता, मतलब अपने पास 3 अननोन है। और हमारे पास इक्वेशन कितनी है बेटा जी, हमारे पास इक्वेशन से 2, और अगर हमारे पास 2 इक्वेशन है तो 3 अननोन को सॉल्व करने के लिए हमको तीसरी इक्वेशन भी ले आनी पड़ेगी, और वो कहां से आएगी, वो आएगी नेट टॉर्क इक्वल्स टू जीरो। तो अब समस्या ये पैदा होता है कि ये टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट, तो सर अगर ये रॉड इक्विलिब्रियम में है, ये लेडर इक्विलिब्रियम में है, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट आप होंगे, किसी भी पॉइंट के अबाउट आप होंगे, तो सर आपका, अगर ये रॉड इक्विलिब्रियम में है, इस रॉड के ऊपर या इस लेडर के ऊपर कोई सा भी पॉइंट आप कंसीडर कर लीजिए, हर पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए। तो सर सुटेबल पॉइंट क्या है, किसके अबाउट निकाले तो ज्यादा आसानी से निकल जाएगा, या किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाले तो कैलकुलेशन आसान होगी। तो याद रखिएगा, जिस पॉइंट पर सबसे ज्यादा अननोन फोर्सेस लग रहे हो, क्या, जिस पॉइंट पर सबसे ज्यादा अननोन फोर्सेस लग रहे हो उसी पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है। क्यों, क्योंकि वो सारे फोर्सेस जो उस पॉइंट पर लग रहे हैं, अगर आप उसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालेंगे तो उनका जो टॉर्क होगा वो शून्य हो जाएगा। तो मुझे दिख रहा है कि यहां पर मेरे पास एक अननोन है और यहां पर मेरे पास 2 अननोन है, एक एफ है और एक N2 है। इस वाले को मैं मार्क कर दे रहा हूं A, इस वाले को मैं मार्क कर दे रहा हूं B बेटा जी। तो हम कहेंगे किसके अबाउट टॉर्क जीरो, टॉर्क अबाउट B इक्वल्स टू जीरो है, तो E के अबाउट भी जीरो है, तो इस पॉइंट, इस mg जो यहां से L/2 पे लग रहा है, इसके अबाउट भी जीरो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबके अबाउट टॉर्क जीरो है। लेकिन आपको वो सुटेबल पॉइंट चुनना है, आपको वो सुटेबल पॉइंट चुनना है जिससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। और उसके लिए क्या याद रखना है कि आपको टॉर्क उसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करना है जिस पॉइंट पर सबसे ज्यादा अननोन फोर्सेस लग रहे हो। तो कौन से पॉइंट पर लग रहे हैं, सर बी पॉइंट पर 2 लग रहा है, एक एफ है और एक N2 है, इसी के अबाउट टॉर्क लिख लिया जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। हम कह रहे हैं भैया कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए भैया बहुत अच्छा, ये लेडर रखी हुई है, ये वाला जो एंगल है, ये हमारा एंगल हमको गिवन रहेगा थीटा भाई साहब। तो हमको अगर टॉर्क अबाउट बी लिखना होगा तो देखो, F की वजह से इसी पॉइंट पर लग रहा है, इसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क देख रहे हो, कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, F की वजह से जो टॉर्क आएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस शून्य हो जाएगा। N2 की वजह से जो टॉर्क आएगा वो भी N2 इंटू शून्य शून्य हो जाएगा भाई। अच्छा, mg की वजह से देखो ना, ये तुम्हारे पास है L/2 और ये तुम्हारे पास है कितना, ये तुम्हारे पास है थीटा, ठीक है। तो ये L/2 है, ये थीटा है, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा L/2 cos थीटा। क्लियर है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये हो जाएगा आपके पास L/2 cos थीटा। और देखिए ये इसको कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज। सर एंटी क्लॉकवाइज, तो हम कह रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज के टॉर्क को पॉजिटिव मान लो, तो ये हो जाएगा आपके पास mg इंटू L/2 cos थीटा, ठीक है। अच्छा, ये N1 कैसे घुमा रहा है इस पॉइंट के अबाउट, N1 इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो हम लिख देंगे -N1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ध्यान से देखो, ये तुम्हारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कितनी है ये तुम्हारा L है, ये तुम्हारा थीटा है, तो ये भी तुम्हारा थीटा होगा, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा L sin थीटा। तो मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा N1 इंटू L sin थीटा, दैट इज इक्विवेलेंट टू 0। अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो यहां से क्या मिलेगा, mg L/2 cos थीटा इक्वल्स टू N1 L sin थीटा। इस L से ये L कट जाएगा, और यहां से अगर आप N1 की वैल्यू निकालोगे, यहां से आप N1 की वैल्यू निकालोगे तो N1 की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, ध्यान से देखना, N1 की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, mg cos थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई sin थीटा। ये अपने पास आ जाएगा mg cos थीटा बाई 2 sin थीटा, और cos थीटा अपॉन sin थीटा को अपन लिख सकते हैं cot थीटा, तो ये हो जाएगा mg बाई 2 cot थीटा। ठीक है भाई, ये हो गया अपने पास mg/2 cot थीटा। बहुत प्यार से, बहुत आराम से समझिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, सब कुछ आपके दिमाग में एकदम अच्छे से सेट हो जाएगा, ये वादा है हमारा, ठीक है। अच्छा भाई, अब हमको एक रिजल्ट मिल गया, N1 इक्वल्स टू mg/2 cot थीटा, बहुत अच्छा। और जो मेरा N1 है वही मेरा F है,
ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, N1 की वैल्यू मेरी F के बराबर है, तो ये हो जाएगा mg/2 cot थीटा, mg/2 cot थीटा। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड सर। अभी देखिएगा बहुत तगड़ा सा फ्रिक्शन का शानदार सा छोटा सा एकदम अच्छा सा कॉन्सेप्ट आने वाला है, उसको पकड़ कर रखे रहिएगा, स्क्रीन से नजर नहीं हटनी चाहिए सर। N2 इक्वल्स टू अपने पास किसके बराबर है, N2 अपना बराबर है किसके पास, N2 बराबर है अपने पास mg के, और N1 हमको कितना मिल गया, N1 हमको मिल गया भैया, N1 हमको मिल गया कितना, μg/2 cot थीटा। समझ आ रही है बात, बहुत अच्छे से, वेरी गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैं जानता हूं कि ये जो मेरा फ्रिक्शन है ना, ये स्टैटिक है, और अगर ये स्टैटिक है तो ये लेस देन और इक्वल टू N2 के म्यू इंटू N2 के होना चाहिए। ये हम सब जानते हैं कि जो मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो लेस देन और इक्वल टू म्यू इंटू N2 होता है, ठीक है। चलो भाई, N2 की वैल्यू किसके बराबर है, तो हमको पता है कि N2 की वैल्यू हमारी mg के बराबर है, तो मेरा fs जो होना चाहिए वो म्यू mg से छोटा होना चाहिए, और fs की वैल्यू कितनी है, fs की वैल्यू है mg cot थीटा डिवाइडेड बाई 2 दैट इज लेस देन म्यू mg। अच्छा, कई बार आपसे कह देगा कि बताइए कि यहां पर मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो, इस बॉटम पॉइंट पर मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो कि ये लेडर स्लाइड ना करे। मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहां पर क्या हो कि ये लेडर स्लाइड ना करे, तो उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट, उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट, इस m से ये मेरा m कट जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सब स्मॉल m है, सब स्मॉल m है, जहां कहीं भी लिखा हुआ है इन सबको स्मॉल m ही समझिएगा, कैपिटल M मत समझिएगा, थोड़ा सा बनाने में इधर उधर हो जाता है। सब स्मॉल m है क्योंकि एक ही मास है, और वो मास किसका है, वो मास है अपने पास लेडर का, ठीक है। चलिए भाई, तो यहां से अगर हम देखें तो m से m कट गया, और अगर g से g कट जाएगा तो हमको मिलेगा कि म्यू जो होना चाहिए वो मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए किसके, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू cot थीटा बाई 2। देख रहे हो बेटा, कितना बढ़िया सवाल बन गया, कितना अच्छा क्वेश्चन बन गया। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेईई मेंस जैसे एग्जाम्स में। मैं सारे क्वेश्चंस का इसका जो अगला लेक्चर लूंगा, लेक्चर नंबर 5 जो मैं लूंगा, उसमें मैं आपको अभी इतना सिखा दूंगा कि लेक्चर 5 में जब मैं केवल PYQs लेके आऊंगा रोटेशनल मोशन के, तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप कर पाओगे। अभी मेरा कर्तव्य है आपको रोटेशनल मोशन के कंटेंट को सिखाना, क्योंकि जनरली बच्चा रोटेशनल मोशन को कठिन समझने की वजह से भागता है। तो हमको और आपको भागना नहीं है, हमको आपको अपना कॉन्सेप्ट बनाना और कॉन्सेप्ट फोड़ना, और उसके बिहाफ पे अपने PYQs निकाल ले जाने हैं, ठीक है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? और अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो आप मेरे साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, डेटा के साथ मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि भाई एक वॉल ये है, एक वॉल ये है, ठीक है भाई। ये अपने पास 2 वॉल्स हैं और इन वॉल के ऊपर एक लेडर है, ये है आपकी वो लेडर, ठीक है भाई। ये रही आपकी ये लेडर, ठीक है। चलो भाई देख लेते हैं। ये लेडर की जो लेंथ दे रखी है ना, इस लेडर की लेंथ दे रखी है 5 मीटर, और ये जो एंगल दे रखा है, ये एंगल दे रखा है 37 डिग्री। ये एंगल कितना दे रखा है? 37 डिग्री। और इस लेडर का जो मास दे रखा है वो आपको दे रखा है 20 kg, ठीक है। लेडर का मास हमको दे रखा है बेटा जी, लेडर का मास हमको दे रखा है 20 kg। थोड़ा हम इसको सही जगह बना देते हैं। इसका मास दे रखा है, या चलो इसका मास हम 20 kg कर लें, 50 kg कर लेते हैं, 50 kg लेडर का मास कर लेते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर एक कन्या खड़ी है या एक लड़का खड़ा है, देखो इसके ऊपर एक ऐसे लड़के को खड़ा कर दो, ठीक है, जो इस सीढ़ी के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, और वो यहां से इसकी जो पोजीशन है, ये पोजीशन है अपने पास, ये पोजीशन है अपने पास, मान लिया जाए 2 मीटर, ठीक है। बहुत बढ़िया, ये पोजीशन हो गया अपने पास 2 मीटर, और भाई और क्या, ये एंगल 37 डिग्री हो गया, और इस लड़के का जो मास है, मास ऑफ द बॉय, दैट इज mb, इट इज इक्वल टू 60 kg। अब मेरे से कहा गया यहां पर कितना मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो जाए, सवाल पूछा गया कि यहां पर कितना मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो जाए कि ये जो लेडर है ये स्लाइड ना करे, ठीक है। चले आगे बढ़े, कहानी को आगे लेकर चले। तो सिंपल सी बात है, जैसे अभी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, सेम वैसे ही इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करा जाएगा। कैसे सॉल्व करा जाएगा? जब इस तरह के क्वेश्चंस मिले तो आप एक काम करा करिए, आप तुरंत फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करा करिए, लेडर को अलग करके। ये आपकी लेडर है, ठीक है, बस इसको ऐसे अलग कर लीजिए, उसके बाद आपका सारा काम बन जाएगा, ठीक है। ये आपकी लेडर है। चलो भाई, इस लेडर पर, अगर इस लेडर का हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो हम देखेंगे कि इस लेडर पर क्या होगा कि एक नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा N1,
ठीक है भाई, बहुत अच्छा लगा दिया। एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इधर N2, इसका इस सीढ़ी का खुद का वेट नीचे लग रहा होगा 500 न्यूटन, ठीक है। और ये लड़का जो है, इस लड़के का मास है 60 केजी और वो यहां कहीं लग रहा होगा कितना, 600 न्यूटन, ठीक है भाई, 600 न्यूटन लग रहा होगा। ये 50 केजी है, ये 600 न्यूटन है भाई। और हमको बताना है कि हमारा यहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाए, मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाए कि ये स्लाइड ना करे, ठीक है। चलो, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा कि यहां पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा। अब हमको जब तक N1, N2 और F का ज्ञान नहीं हो जाएगा तब तक हम म्यू की कोई कंडीशन निकाल नहीं सकते, ठीक है। म्यू कितना बड़ा हो जाए, म्यू मेरा कितना बड़ा हो जाए कि भाई साहब, म्यू मेरा कितना बड़ा हो जाए कि भाई साहब ये लेडर स्लाइड ना करे, यही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि यहां पर हमको सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू 0 करना पड़ेगा, सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू 0 करना पड़ेगा, नेट टॉर्क इक्वल्स टू 0 करना पड़ेगा। तब अपने पास 3 कंडीशंस बनेंगी और तब जाकर हम सारे अननोन को कैलकुलेट कर पाएंगे, फिर उसके बाद हम कंडीशन लगा पाएंगे, ठीक है। चलो तो देखो, जब सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू 0 करोगे तो तुमको सिंपल सी बात है n1 माइनस एफ इक्वल्स टू 0 मिलेगा, दैट इज n1 इक्वल्स टू f मिलेगा। अब बच्चा, ना तो तुमको n1 पता है ना तो तुमको f पता है, और जब दोनों नहीं पता है तो तुम्हारा काम नहीं बनने वाला है, जान लेना, इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। अब हमको दूसरा इक्वेशन सिग्मा fy इक्वल्स टू 0 करने से मिलेगा। जब हम सिग्मा fy इक्वल्स टू 0 करेंगे तो n2 ऊपर लग रहा है और 600 और 500 1100 न्यूटन नीचे लग रहा है, तो n2 माइनस 1100, N2 माइनस 1100 इक्वल्स टू 0, या मैं कह लूं कि मेरा N2 जो होगा वो 1100 न्यूटन हो जाएगा। अब N2 के पता होने से मेरा N1 और F में कोई भी फायदा होने वाला नहीं है, मतलब हमको एक और इक्वेशन चाहिए जो हमको F और N1 के साथ रिलेट कर सके। तो उसके लिए हम एक और कंडीशन जानते हैं, दैट इज सिग्मा टाउ, दैट इज टाउ नेट इक्वल्स टू 0। किसके अबाउट, थ्रू आउट द लैडर, आप कोई भी पॉइंट मान लीजिए, हर पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 होगा। तो हम कौन सा पॉइंट मानेंगे मास्टर साहब, हम वो पॉइंट मानेंगे जिस पर सबसे ज्यादा अननोन लग रहा होगा। तो सबसे ज्यादा अननोन हमारा इस पॉइंट पर लग रहा है, तो इसी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क देखेंगे, इसका नामकरण कर दें A, इसका B, इसका C और इसका D। तो नेट टॉर्क अबाउट B की जब हम बात करेंगे, नेट टॉर्क अबाउट B की बात करेंगे, टाउ नेट अबाउट B, तो ये किसके बराबर हो जाएगा। देखो, यहां F से जो टॉर्क आएगा वो शून्य हो जाएगा, N2 से जो टॉर्क आएगा वो शून्य हो जाएगा। 500 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, मल्टीप्लाइड बाई ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ है आपके पास 5/2, पूरा 5 मीटर का है। और ये जो एंगल दे रखा है आपको, ये एंगल कितना दे रखा है, ये दे रखा है 37 डिग्री। तो समझिएगा, इससे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5/2 cos 37, ये आपके पास हो जाएगा 5/2 cos 37, ठीक है। चलिए भाई, तो हम जब इसका टॉर्क लिखेंगे तो कैसे, देखो ये कैसे घुमाने की कोशिश कर रहा है इस पॉइंट के अबाउट, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज का टॉर्क पॉजिटिव, 500 मल्टीप्लाइड बाई 5/2 cos 37, ठीक है। चलो भैया, अब इसके बाद 600 न्यूटन वाले का अगर टॉर्क देखा जाए तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सर यहां से ये 2 मीटर था ना, तो यहां से पूरे से कितना होगा, पूरे से 3 मीटर होगा। देखना, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी ये 3 मीटर होगी, और इसका कॉस कंपोनेंट इधर तो लिखेंगे हम क्या, 600 मल्टीप्लाइड बाई 3 cos 37, ठीक है, माइनस N1, इसको कैसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, N1 क्लॉकवाइज, तभी हमने लगा दिया यहां पर माइनस, और ये हो जाएगा N1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो ये होगा आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से, इस पॉइंट से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा N1 का, और किसके बराबर होगा, ये 5 है, ये 37 है, तो 537 हो जाएगा, 5 sin 37 हो जाएगा बेटा। तो हम यहां पे लिख दिए 5 sin 37 इक्वल्स टू 0। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा कट जाएगा, ये हमारा कट जाएगा 250। तो अब क्या लिखें, 250 मल्टीप्लाइड बाई 250 मल्टीप्लाइड बाई 5, और cos 37 अपने पास होता है 4/5, प्लस 600 मल्टीप्लाइड बाई 3 और cos 37 होता है 4/5 इक्वल्स टू N1 इंटू 5 sin 37,
N1 इंटू 5 साइन 37, साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5। बहुत ध्यान से कैलकुलेशन को देखिएगा, यहां से ये कट जाएगा 15 कितना 12 25 60, 5 1 में 5, 5 दूना 10, 120 हो जाएगा। और अगर हम इसको सॉल्व करें, इस 5 से ये 5 कट जाएगा। अगर आप इसको पूरी तरह से देखेंगे तो आपको N1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ध्यान से देखिएगा। N1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी सर, देखो ये 250 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 25 चौको 100, 1000 हो जाएगा। और 12 दूना ये 3 चौक को 12, 12 बरैया में 144। ठीक है, क्या बात है। पहले वाले को देखा जाए तो पहला वाला मेरा हो गया 1000, ठीक है। दूसरा वाला कितना हो गया, दूसरा वाला कितना हो गया, 12 बरैया में 144, मतलब 144 के आगे जीरो लगा दो तो 1440 हो जाएगा। एंड होल डिवाइडेड बाई हम क्या करेंगे, देखो N1 का N1 के साथ 3 है, होल डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे तो हमको N1 क्या मिल जाएगा, हमको N1 क्या मिल जाएगा सर, N1 आपको मिल जाएगा 2440 डिवाइडेड बाई 3। 3 से कटेगा क्या, 3 8 24, फिर 40 बचा, नहीं कटेगा, इसको हम एज इट इज रहने दे रहे हैं। 2440 डिवाइडेड बाई 3 न्यूटन। बहुत प्यार से कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत पेशेंटली मैं समझा रहा हूं। इसके बाद मैं क्वेश्चन दूंगा जो आप घर से करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर निकालकर बताएंगे, ठीक है। चलो भाई, तो देखो क्या होगा। अब अपने पास N1 भी पता चल गया, अब हमको N1 पता चल गया, अब हमको N2 पता चल गया। अब हमको पता है कि जो मेरा फ्रिक्शन है वो किसके बराबर है, वो N1 के बराबर है। और ये जो फ्रिक्शन है ये लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए म्यू N2 के। N1 मेरे पास कितना निकल कर आया, 2440 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज लेस देन और इक्वल टू म्यू इंटू N2। अब ध्यान से देखो N2 कितना है तुम्हारे पास, N2 तुम्हारे पास है 1100। यहां पर तुम डिवाइड, यहां पर मल्टीप्लाइड बाई 1100 कर दोगे तो म्यू दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2440 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, मतलब अपने पास आ जाएगा 244 डिवाइडेड बाई 3 सुनयंतन, 3 1 में 3, 3 1 में 3, मतलब 240 बटे 3300 ये आपको मिल जाएगा म्यू। अगर आपका म्यू इससे ज्यादा होगा या इसके बराबर होगा तभी ये लैडर स्लाइड नहीं करेगा, अदरवाइज ये लैडर स्लाइड कर जाएगा। दिस इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ लैडर प्रॉब्लम्स, दैट्स इट, नथिंग एल्स, नथिंग मोर। You just need these things, you just need these concepts। अगर आपको कॉन्सेप्ट आते हैं तो आप सवाल लगा ले जाएंगे। ये बात समझिएगा, जेईई मेंस में सवाल बहुत ज्यादा लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को लगाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है तो आप नए क्वेश्चंस को आसानी से अप्रोच कर ले जाएंगे, ये मैं जानता हूं, ठीक है। क्योंकि मैं पिछले 10 साल से यही काम कर रहा हूं, यही सिखा रहा हूं, यही बता रहा हूं। जेईई मेंस में कोई सा भी चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है और कोई सा चैप्टर का कम इंपॉर्टेंस नहीं है। एवरी चैप्टर इज इक्वली इंपॉर्टेंट। हर चैप्टर से 1 से 2 सवाल आपको देखने को मिलेगा, तो आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने पड़ते हैं। अब उसमें क्या होता है कि बच्चा सोचता है कि भाई जितने समय में मैं रोटेशनल मोशन करूंगा उतने समय में मैं कोई 2 चैप्टर कर ले जाऊंगा। हाँ बिल्कुल, इट इज अ वेरी गुड स्ट्रेटजी। इफ यू आर एट मीडियोकर लेवल, आप चाहते हो कि किसी तरह से मेरा 95-96 परसेंटाइल आ जाए, तब आप अपना चुनाव उसमें इंट्रोड्यूस करते हो कि चलो ये कठिन चैप्टर्स है, इनको ड्रॉप करो, पहले आसान चैप्टर्स को कवर करो। बट इफ यू आर थिंकिंग अबाउट टू स्कोरिंग 99 परसेंटाइल, तो यू मस्ट हैव टू स्टडी एवरीथिंग, कुछ नहीं छोड़ सकते फिजिक्स में सर। इवन आप रोटेशनल मोशन, मेजरमेंट्स, चाहे आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, चाहे आपका एसएचएम, चाहे आपका वेव्स, चाहे आपका ऑप्टिक्स, चाहे आपका मॉडर्न, आप कहीं से कुछ नहीं छोड़ सकते सर। चाहे आपका इलेक्ट्रोडायनामिक्स हो गया, किसी भी पोर्शन को आप छोड़ नहीं सकते। आपको सारे के सारे पोर्शंस अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, अच्छे से करने पड़ेंगे, ठीक है, तब जाकर आप 99 परसेंटाइल के क्लब में आएंगे। हाँ, जस्ट क्वालिफाई करना चाहते हैं, 12-15 सवाल तक आप अपनी लिमिट को रखना चाहते हैं कि बस किसी तरह से मैं 96-97 परसेंटाइल पा जाऊं, तो आप चुनाव डालिए। तब आप क्लास 11th के सेकंड बुक को प्रायोरिटी दीजिए और क्लास 12th की भी सेकंड बुक को ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए, तो आप 95-96 तक पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। लेकिन कमांड और कंट्रोल हर टॉपिक का आपका ठीक ठाक होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि हमको मैकेनिक्स का रिलेटिव वेलोसिटी नहीं आता है, प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं आता है और हम चल दिए भाई साहब फ्लूइड मैकेनिक्स कर रहे हैं और कहीं वहां पे दिख गया वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स जहां प्रोजेक्टाइल मोशन लग रहा है तो हमको आ ही नहीं रहा है। अगर ऐसी समस्या होगी तब दिक्कत हो जाएगा। आना तो सब कुछ चाहिए, बस यही है कि किसी में आपको मास्टर नहीं कर पा रहे हो, आप जैसे रोटेशनल मोशन में आप मास्टर नहीं कर पा रहे हो, तब आप उसको छोड़ सकते हो। बट अगर इफ यू आर थिंकिंग अबाउट 99, यू नीड नॉट टू लीव एनी सिंगल चैप्टर, एनी सिंगल टॉपिक। सब पढ़ना है, सब पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, हो जाएगा।
ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। अब इसी टॉपिक पर बेस्ड मैं आपको, इसी पर्टिकुलर पोर्शन पर बेस्ड मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, जो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जिसका आंसर बताइएगा। अब हम आपसे कह दे रहे हैं, भाई साहब कि ये आपके पास एक लैडर है, ठीक है, चलिए सोच समझ के बताइए। ये आपके पास दो दीवालें हैं, इन दीवालों के बीच में एक सीढ़ी लगी हुई है, ठीक है, ये सीढ़ी लगी हुई है। चलिए भाई, और हम कह रहे हैं कि इस सीढ़ी का मास दे रखा है आपको 10 केजी, और इस सीढ़ी का लेंथ आपको दे रखा है 5 मीटर, और अभी ये एंगल आपको दे रखा है 53 डिग्री, ठीक है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि यहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है आपको 0.4, कितना दे रखा है 0.4, ठीक है। आपसे सवाल पूछा गया कि बताइए लैडर विल स्लिप और नॉट, स्लिप और नॉट, लैडर जो है वो स्लिप करेगी कि नहीं करेगी। थोड़ा सा क्वेश्चन को और अच्छा कर देते हैं, यहां से 2 मीटर पर एक कन्या को खड़ा कर देते हैं। चलिए आइए देखिए, यहां से 2 मीटर की डिस्टेंस पर एक कन्या को खड़ा कर देते हैं जिसका मास है भाई साहब 50 केजी, ठीक है, इसका मास है 50 केजी, यहां सीढ़ी पे, ठीक है। आपसे सवाल पूछा गया कि अगर यहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 होगा तो बताइए ये लैडर स्लिप करेगी कि नहीं करेगी। पूरा का पूरा पोर्शन कैलकुलेट करना है, म्यू की कंडीशन निकालनी है, और फिर देखना है कि अगर मेरे म्यू की रिक्वायरमेंट 0.4 से कम की हुई, अगर मेरी रिक्वायरमेंट 0.4 से कम की हुई तो ऑब्वियस सी बात है नहीं स्लिप करेगा, और अगर 0.4 से ज्यादा की हो गई तो ऑब्वियस सी बात है स्लिप कर जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से कैलकुलेट करके मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये लैडर स्लिप करेगी कि नहीं करेगी, ठीक है सर। लेक्चर को आगे बढ़ाया जाए। चलिए, लैडर प्रॉब्लम का ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मैंने पूरी कोशिश करी कि बहुत आसानी से आपके दिमाग में सेट हो जाए। अब कंटेंट को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं भाई अपने अगले हिस्से पर, जिसका नाम है भाई साहब काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी, द बॉडी दैट इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, उसकी क्या काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। अच्छा, जो हम बॉडी की बात कर रहे हैं, जब हम रोटेटिंग बॉडी की बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि ये जो मेरी बॉडी है ये कैसी बॉडी है, ये मेरी रिजिड बॉडी है बेटा। कैसी बॉडी है? रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी का प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले ही लेक्चर में सुनाया था, समझाया था कि 2 पॉइंट्स के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए जिस लाइन के अलोंग वो दोनों पार्टिकल्स किसी भी सिस्टम के, किसी भी रिजिड बॉडी के जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलो भाई, तो हम लोग थोड़ा सा रिजिड बॉडी के बारे में एक और बात कर लेते हैं कि ये अपने पास कोई एक बॉडी है, ये अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये बॉडी इसी एक्सिस के अबाउट ऐसे ओमेगा से गोल घूम रही है। तो यहां पर अगर मैं 2 पॉइंट मान लूं, 1.1 और 1.2, तो जिस लाइन के अलोंग ये जुड़े हुए हैं, इस लाइन के अलोंग इनके बीच में किसी भी तरह का कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। मतलब इस लाइन के अलोंग ये दोनों रेस्ट में होने चाहिए, रिलेटिवली रेस्ट में होने चाहिए, तभी ये रिजिड बॉडी कहलाएगी। और ज्यादा डिटेल में समझना है तो आप लेक्चर को ध्यान से देखिएगा। अच्छा सर, जिस पॉइंट के अबाउट ये गोल घूम रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, जिस पॉइंट के अबाउट ये गोल घूम रहे हैं, ये भी पॉइंट तो इसी रिजिड बॉडी पे है ना भाई, ये पॉइंट भी तो इसी रिजिड बॉडी पे है ना बेटा जी। और अगर इसी रिजिड बॉडी पे है, ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट भी अगर इसी रिजिड बॉडी पे है तो इस पॉइंट के अबाउट, इस लाइन के अलोंग इनके बीच में कोई मोशन नहीं हो सकता। बट अगर ये घूम रहे हैं तो ये पार्टिकल्स दौड़ रहे हैं ना, अगर ये गोल घूम रहा है तो ये पार्टिकल्स दौड़ रहे हैं, तो हर इंस्टेंट पर इस पॉइंट के अबाउट ये पार्टिकल्स जो होंगे इससे 90 डिग्री पर होंगे। तो अगर मैं इसको V1 कहूं तो इसको मैं M1 कहूं तो इसको मैं V1 वेक्टर कहूंगा, इसको मैं M2 कहूं तो इसको मैं V2 वेक्टर कहूंगा, जो इससे 90 डिग्री पर होगा बेटा। एक V1 वेक्टर है, एक V2 वेक्टर है, ध्यान रखिएगा, एक V1 वेक्टर है और M1 का रफ्तार V1 है, M2 का रफ्तार V2 है, दैट इज परपेंडिकुलर टू R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर रिस्पेक्टिवली। क्योंकि अगर परपेंडिकुलर नहीं होंगे तो R1 और R2 वेक्टर के अलोंग कोई ना कोई रफ्तार आ जाएगी, और अगर आ जाएगी तो ये रिजिड बॉडी नहीं कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर ये गोल घूम रहे, इनकी रफ्तार है, तो इनकी अपनी काइनेटिक एनर्जी होगी। और जब हम काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 1 की बात करेंगे तो 1/2 इंटू m इंटू वी स्क्वायर, M1 इंटू V1 स्क्वायर, प्लस 1/2 इंटू M2 इंटू V2 स्क्वायर, एंड डॉट डॉट डॉट, अगर ये n पार्टिकल से मिलकर बना है तो Mn इंटू Vn स्क्वायर। अच्छा, सब लोग पढ़े हैं कि ये जो पार्टिकल है रिजिड बॉडी में है, इसकी रफ्तार हमेशा अगर R1 से परपेंडिकुलर होगी और ये गोल गोल घूमेगा तो ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा जिसकी एंगुलर स्पीड होगी ओमेगा। ये पार्टिकल भी सर्कुलर मोशन करेगा जिसकी एंगुलर स्पीड होगी ओमेगा। और हम जानते हैं कि V इक्वल्स टू होता है अपने पास R इंटू ओमेगा।
V क्या होता है, R इंटू ओमेगा के बराबर होता है। तो जब हम काइनेटिक एनर्जी लिखने जाएंगे बच्चा जी, तो हम m1 को m1 रहने देंगे, v1 को क्या लिखेंगे, r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 m2 इंटू r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब हम कह रहे हैं कि ये डॉट 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 चलता रहेगा। तो जब काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो 1/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर को बाहर कर लिया जाए तो ये हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn स्क्वायर। ठीक है, अच्छा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn स्क्वायर जो n पार्टिकल से मिलकर ये पूरा सिस्टम बना है, तो भाई साहब ये कहलाएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। 1/2 इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, दिस इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। लेकिन अगर यही ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल दोनों होगा तो दो काइनेटिक एनर्जी आएगी, एक रोटेशन की वजह से आएगी और एक सीधे चलने की वजह से आएगी। एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, दैट इज 1/2 इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, और एक होगी 1/2 इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। उसके बारे में हम बहुत बढ़िया से, बहुत आराम से सारी चर्चा डिटेल में करेंगे जब हम रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ेंगे। बहुत आराम से पेशेंटली मैं पूरा रोटेशनल मोशन खत्म कर रहा हूं कि यूट्यूब पर एक ऐसा कंटेंट होना चाहिए जिसको पढ़ने के बाद बच्चा कहे वाह क्या मास्टर ने क्या रोटेशनल मोशन पढ़ाया है। इसका पूरा का पूरा फील आपके दिमाग में होना चाहिए। और मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप रोटेशनल मोशन जो मैं पढ़ा रहा हूं इसको अच्छे से कर ले जाएंगे तो चाहे क्वेश्चन जेईई मेंस का हो, चाहे क्वेश्चन जेईई एडवांस का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे के सारे क्वेश्चंस निकाल ले जाओगे। बस ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए, आपको फ्रिक्शन के बारे में पता होना चाहिए, आपको वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए, तभी ये चैप्टर लगेगा। अभी इसी में पुली ब्लॉक सिस्टम भी आएगा, तो आपको जब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाला पुली ब्लॉक सिस्टम अच्छे से पता होगा तभी यहां वाला पुली ब्लॉक सिस्टम आप अच्छे से कर पाएंगे। और अगर यहां वाले का फील आ गया तो आपको कभी भी पुली ब्लॉक सिस्टम रिवाइज करने के लिए आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में नहीं जाना पड़ेगा। दिस इज द कंप्लीट चैप्टर ऑफ होल मैकेनिक्स टिल नाउ। जितना अभी तक पढ़े हो सब कुछ का ये पूरा मिक्सचर है, बढ़िया एकदम शानदार। 56 भोग कहते हैं ना, 56 भोग का पूरा टेस्ट है ये अपना रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन को चैलेंज की तरह लो कि अगर मुझे मैकेनिक्स आती है तो मैं रोटेशनल मोशन को फाड़ू लेवल पे प्रिपेयर करूंगा, और इतने फाड़ू लेवल पे प्रिपेयर करूंगा कि मेरा पूरा चाहे वर्क एनर्जी हो जाए, चाहे मेरा पुली ब्लॉक सिस्टम हो जाए, चाहे मेरा फ्रिक्शन हो जाए, जितने भी सारे कॉन्सेप्ट हैं वो सब मैं यहीं लाकर इंप्लांट कर दूंगा। ठीक है, चलो आओ कहानी को आगे बढ़ाते हैं बेटा, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम कहानी को और आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हो गया 1/2 इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। बहुत बढ़िया। रोटेटिंग बॉडी का अगर हमको काइनेटिक एनर्जी निकालने आया भाई साहब तो हम बहुत आराम से कुछ वर्क एनर्जी थ्योरम के शानदार शानदार क्वेश्चंस लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा, हमने आपको एक क्वेश्चन ऑफर किया और वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक रॉड है। ठीक है, चलिए हम वो रॉड बना देते हैं आपके लिए कि आपके पास एक रॉड है, वो रॉड ये रही, इस रॉड का मास दे रखा है आपको, इस रॉड का मास दे रखा है आपको 10 kg। ठीक है, चलिए भैया मास आपको दे रखा है इसका 10 kg और इसका लेंथ दे रखा है आपको 4 मीटर। ठीक है, मास दे रखा है 10 kg और लेंथ दे रखा है इसका 4 मीटर, और इसको ना ऐसे एक पेग से हिंज कर दिया गया है वर्टिकल प्लेन में, मतलब ऐसे इसको रखा गया है, ऐसे इसको ऐसे हिंज कर दिया गया है, और हिंज करके जैसे इसको छोड़ोगे क्या ये नीचे आ जाएगा। देखो जैसे मैं इसको यहां से ऐसे रिलीज करूंगा ये नीचे आ जाएगा। तो जब ये अपने बॉटम पॉइंट पे पहुंचेगा तो इस बॉटम पॉइंट पे इसका कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगा, दैट इज ओमेगा। तो मेरे से सवाल पूछा गया कि बताइए जब ये अपनी इनिशियल पोजीशन से 90 डिग्री के एंगल पर होगा, मतलब जब ये यहां से चलकर यहां आ जाएगा, इस स्थिति परिस्थिति में इस जगह पर इसका ओमेगा क्या होगा। ठीक है, इस जगह पर हमको निकालना है भाई साहब इनका ओमेगा। तो कैलकुलेट करना कोई कठिन बात तो नहीं लग रहा है मुझे, बट फिर भी हम आपको दिखाते हैं कैलकुलेट करके कैसे। देखिए अब वर्क एनर्जी थ्योरम का मोटा मोटा सारा कॉन्सेप्ट यहां पर लग जाएगा। तो देखिए यहां पर फोर्स कौन कौन सा लग रहा है। जब ये यहां से ऐसे हिंज घूम के यहां पर आएगा, जब ये हिंज घूम के यहां पर आएगा
तो यहां पर ये कुछ ओमेगा गेन करेगा। इस इंस्टेंट पर बताना है कि इसका ओमेगा क्या होगा, इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। तो भाई मेरे लिए ये बहुत कठिन सवाल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कोई बॉडी रोटेट करती है तो मैं जानता हूं उसकी काइनेटिक एनर्जी, और अगर मैं काइनेटिक एनर्जी जानता हूं तो मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लिख सकता हूं। लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम लिखने और जानने के लिए हमको पता होना चाहिए कि इस रोटेटिंग बॉडी पर कितने फोर्स लग रहे हैं और कहां लग रहे हैं। तो हमको दिखा, जब हम फोर्स की बात किए तो हमको दिखा कि इसके सेंटर पे इसका खुद का वेट लग रहा है mg। ठीक है भाई, लग रहा है, बिल्कुल नो डाउट। एक इधर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा N1 और एक इधर हिंज पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा N2। याद रखिएगा हमेशा नॉर्मल रिएक्शन हिंज पॉइंट पर जरूर आएगा, एक होगा N1 और एक होगा N2। ठीक है, अभी आपसे यह भी सवाल पूछा जाएगा कि बताइए ये N1 और ये N2 कितने होंगे अलग अलग पोजीशन पर। तो कोई कठिन नहीं है, लेकिन जब सब चीजों को एकदम स्टेप बाय स्टेप सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे, तब कर पाएंगे। अभी एक बार में एक पार्ट। अभी हमसे पूछा गया कि बताइए इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, इसका ओमेगा क्या होगा जब ये कितना एंगल बनाएगा, जब ये 90 डिग्री गोल घूमकर आ जाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि भाई इसमें ये N1 है, ये N2 है, ये mg है, क्या ये लोग काम परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ठीक है, देखो N1 जो है, N1 इसी पॉइंट पे लग रहा है और इस पॉइंट का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, मतलब N1 ने कोई काम नहीं करना है, N2 ने भी कोई काम नहीं करना है, मतलब किसने करना है? mg ने करना है। जो कहां लग रहा है? जो लग रहा है यहां से, देखो यहां से कितनी डिस्टेंस पर, 4 मीटर की रॉड है तो 2 मीटर पे लग रहा है भाई। मास कितना इसका 10 kg है, तो ये अपने पास डायरेक्टली अगर mg इक्वल्स टू लिखा जाए तो हम इसको लिख सकते हैं 100 न्यूटन। यही mg जो है वो काम कर रहा है, mg इज रिस्पॉन्सिबल टू मूव दिस रॉड फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन। और mg में जो mg का जो पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, वो सेंटर ऑफ मास पर होता है, सेंटर ऑफ मास पर लग रहा है। तो मतलब mg मेरा कैसा फोर्स है? तो हम सब जानते हैं mg मेरा कंजर्वेटिव फोर्स है। N1 N2 कोई वर्क कर नहीं रहे हैं, वर्क में केवल mg रोल प्ले कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? k इनिशियल प्लस u इनिशियल इक्वल्स टू k फाइनल प्लस u फाइनल। चलो भाई बहुत बढ़िया, इसको हमने कह दिया कि ये हमारा रेफरेंस लाइन है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इस समय इसकी कुछ ना कुछ अपनी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो इसकी अपनी काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, जब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यहां की बात करेंगे तो ये जो पॉइंट है ये कितना नीचे आया? सर ये नीचे आया 2 मीटर। अरे क्लियर है, 2 मीटर नीचे आया रेफरेंस लाइन से, तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो गई। और कितनी हो गई? मास कितना है अपने पास? मास है इसका 10, तो ये 10 इंटू हाइट, कितना हाइट? 2 मीटर। तो आप ध्यान से देखोगे तो 1/2 इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये बराबर किसके हो जाएगा? 10 दहा में 100, 10 गुणे 10 गुणे 2, 100 दूना 200, और ये 2 उधर चला जाएगा। आई की वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां लिखेंगे, किधर लिखेंगे? जिस पॉइंट के अबाउट पार्टिकल रोटेट कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा उसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट निकाला जाता है। तो ये जो रॉड है जिसमें डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, इसका जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है वो ये पॉइंट है, और हम जानते हैं इस पॉइंट के अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 होता है। क्या होता है? ml²/3 होता है भाई। देखो अगर ये रॉड है, ये रॉड के इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, तो ये आपके पास हो जाता है ml²/3। तो हम कह रहे हैं ये 2 को इधर लेके जाओ, आई m की जगह लिख दो 10 और l की जगह लिख दो 4 इंटू 4 एंड होल डिवाइडेड बाई 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 10 इंटू 10 इंटू 2। देखो इस 10 से ये 10 कट जाएगा, इस 10 से ये 10 कट जाएगा, बहुत बढ़िया। और भाई और क्या, और क्या, और कुछ कटेगा क्या? ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू लिख दें 10 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4। 2 से 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 पच्चे 10 हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 15/4। तो ओमेगा की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ओमेगा इक्वल्स टू हो जाएगा √15/4 रेडियन पर सेकेंड। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ ओमेगा। अच्छा, जनरलाइज्ड फॉर्म में अगर इसको हम कहें, जैसे हमने इसको डेटा के साथ किया, अगर हम इसको डायरेक्टली m और l के टर्म में कैलकुलेट करें, mlg के टर्म में, तो देखिए क्या मिलेगा? 1/2 इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू mgh। h क्या, कितनी हाइट ये गिरा, कितनी हाइट ये गिरा। अगर इसकी लेंथ है अपने पास l, तो ये h जो होगा ये बराबर हो जाएगा l/2 के। तो जनरलाइज्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? दैट इज ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू mg इंटू l/2।
mg इंटू एल बाई टू। अब इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इस l से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू, इस m से ये m कट जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3g बाई एल अंडर रूट। लो भाई, ओमेगा आ गया अंडर रूट ऑफ 3g बाई एल। याद रखिएगा, ये इसका जनरल फॉर्मूला है, जनरल पार्ट है, बस इसको याद मत करने लग जाइएगा, इसको रटने मत लग जाइएगा। कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट को फील करिए, फिर आंसर निकालिए। ये है आपके पास पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। जेईई मेंस में समय की कोई बहुत ज्यादा भागा दौड़ी नहीं होती। आपके पास जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को करने के लिए प्रॉपर समय होता है। 25 क्वेश्चन 1 घंटा, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 1-1 मिनट के अंदर लग जाते हैं। ऐसे आसान क्वेश्चन जेईई मेंस के पेपर में आते हैं जिनको आप 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। भाई ऐसे 5 से 7 क्वेश्चन होते हैं, तो वो 5 से 7 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपका समय बचाते हैं आपके 20 क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, अगर आप 5 क्वेश्चंस मान लो 10 मिनट के अंदर भी कर पाए, तो बचे हुए 50 मिनट में आपको 20 क्वेश्चंस करने हैं। समझ रहे हो? बचे हुए 50 मिनट में आपको 20 क्वेश्चंस करने हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको लगभग मोर देन 2.5 मिनट पर क्वेश्चन मिलेगा। बहुत ज्यादा एनफ सफिशिएंट टाइम है ऐसे पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। और कौन सा हमको 25 में से 25 करने हैं भाई? अभी नहीं, 25 में से 25 करना जिसको होगा उसकी स्पीड अच्छी होगी, उसको रोटेशनल मोशन करना ही पड़ेगा, तो वो अपनी कैलकुलेशन स्पीड बना के रखेगा। अभी पहला स्टेप है हमारा कि हमको सेलेक्ट होना है, हमको सेलेक्ट होकर 98 टू 99 वाले क्लब में पहुंचना है, और उसके लिए हमको 25 में से 17 से 18 सवाल सही निकालने हैं हर हाल में। वो भी 30 ऑप्शन है। सोचो, 25 की तो लिमिट है, लेकिन तुम्हारे पास ऑप्शन 30 हैं करने के लिए, और इंटीजर टाइप क्वेश्चन आसान होते हैं। ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ते हैं और बातें समझते हैं और कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लो कि मैं तुमको इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल के दे देता। मैं कहता बेटा जी एक काम करो, ये तुम्हारे पास रॉड है ना, ये ऐसे अभी इसी पॉइंट के अबाउट हिंज है, इसी पॉइंट के अबाउट हिंज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये ऐसे ही हिंज रहेगा। देखिएगा, अब हम इनको यहां से उठा दें, ये देखिए, इनको पहले कॉपी कर लेते हैं। ठीक है भाई, कॉपी कर लिए, यहां से उठा लिए, और इनको ऐसे हम घुमा दिए। घूमेगा नहीं क्या यार? ये घूमेगा, अच्छा ऐसे घूमेगा, ओके, ऐसे हम घुमा दिए। हम कह रहे हैं कि ये इनका इनिशियल पोजीशन था। देखिएगा, ये जो है ना, ये इनका इनिशियल पोजीशन था। इनका मास कितना दे रखा था? पहले मास दे रखा था हमने 10 kg, लेंथ दे रखा था 4 मीटर। अभी भी मास है आपके पास 10 kg, और अब हम लेंथ को कितना कर दे? लेंथ को अब कर दीजिए 10 मीटर। चलिए, लेंथ को कर दिया जा रहा है आपको 10 मीटर, और कहा गया कि ये जो एंगल हो गया ना बेटा, ये 53 डिग्री हो गया। तो बताओ इस समय इसका ओमेगा क्या होगा? सवाल बताना है। ये आपकी इनिशियल सिचुएशन है और ये आपकी फाइनल सिचुएशन है। फाइनल सिचुएशन पर आपको बताना है कि आपका ओमेगा क्या होगा। ठीक है, जब ये रॉड यहां से यहां आ जाएगी तो आपका ओमेगा क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, अगर हमको ओमेगा निकालना होगा तो हम ये देखेंगे कि यहां पर एक नॉर्मल रिएक्शन N1, यहां पर एक नॉर्मल रिएक्शन N2, 2 नॉर्मल रिएक्शन आएंगे। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही हिंज के ऊपर नेट नॉर्मल रिएक्शन होगा। और ये N1 और N2 यहां पर कोई काम परफॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि ये जिस पॉइंट पर लग रहे हैं उस पॉइंट का कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो काम कौन परफॉर्म कर रहा है? काम परफॉर्म कर रहा है mg, जिसकी वैल्यू है आपके पास 100 न्यूटन। और वो कहां पर लग रहा है? वो यहां से लग रहा है 5 मीटर की डिस्टेंस पर। सर कहां पर लग रहा है? 5 मीटर की डिस्टेंस पर लग रहा है। तो इसका जब ये नीचे जा रहा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो रहा है। देखो, नीचे जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, तो जो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा वही काइनेटिक एनर्जी का गेन होगा विद द हेल्प ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। K इनिशियल प्लस U इनिशियल इक्वल्स टू K फाइनल प्लस U फाइनल। आई एम कैपेबल एनफ टू अप्लाई दिस थ्योरम जस्ट बिकॉज देयर इज अ ओनली रीजन बिहाइंड इट, कि यहां पर जो फोर्स काम कर रहे हैं वो सारे के सारे कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस से कोई काम नहीं हो रहा है। अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क इन्वॉल्व है तो आप लिख सकते हैं K इनिशियल प्लस U इनिशियल इक्वल्स टू K फाइनल प्लस U फाइनल। ठीक है, चलो बेटा, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी शून्य हो गई। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा जी? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को शून्य मान लो, ये रेफरेंस लाइन है, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी शून्य हो गई। फाइनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज 1/2 इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जब आप लिखेंगे तो देखिएगा ना भाई, ये सेंटर ऑफ मास यहां आ गया गोल घूमकर, तो कितना नीचे आया? ये आपके पास 5 मीटर है। देखना, ये आपका 53 डिग्री है, तो ये आपका 37 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 5 cos 37। cos 37 की वैल्यू 4/5 दैट इज 4 मीटर।
तो जब हम यहां पे बात करेंगे तो हम इसको लिख लेंगे mgh, प्लस में कि माइनस में। तो बेटा जी माइनस में लिखेंगे। क्यों माइनस में लिखेंगे? क्योंकि रेफरेंस लाइन के नीचे गए तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी घटी, जो घटी वही काइनेटिक एनर्जी बनी, तो हम क्या लिखेंगे? तब हम लिख देंगे बेटा mgh जो होगा ये 1/2 इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। चलो, मास कितना दे रखा है? मास दे रखा है अपने पास 10 जी की वैल्यू है 10। हाइट अपने को कितनी निकल के आई? 4 मीटर, दैट इज 1/2 आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज ml स्क्वायर बाई 3। क्या बेटा? ml स्क्वायर बाई 3। भैया हिंज के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाई 3 होता है। तो मैं लिख दिया मास कितना है मेरा? मास है मेरा 10। L है मेरा 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई अपने पास कितना? 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इस 10 से स्क्वायर से ये कट जाएगा। तो अब अपने पास ओमेगा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी, ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी 3 दूना 6, 6 चौक को 24, 24/10, 24/10 अंडर रूट में। या फिर आप कर लीजिए इसको, या फिर आप इसको कर लीजिए 3 दूना 6 चौक को 24, 10 से डिवाइड कर दीजिए अंडर रूट ऑफ 2.4, या इसको काट सकते हैं 2 से, तो 12 दूना 24, 2 पच्चे 10 अंडर रूट ऑफ 12/5 रेडियन पर सेकेंड आपके पास आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा सर। अच्छा बेटा, अगर मान लो मैं तुमसे कह देता कि मैं ये हिंज पॉइंट उठा के यहां कर देता, मैं हिंज पॉइंट इसका बदल देता और मैं तुमसे ये सेम सवाल पूछ लेता, चलो आओ देख लो, देख लो, यही तुम्हारे सामने सारे कॉन्सेप्ट उठा रहा हूं, सारे कॉन्सेप्ट तुमको बना रहा हूं, बना के सिखा रहा हूं सब। ठीक है, इसी वजह से मैं अपनी इस स्लाइड में कुछ लेके नहीं आया कि तुम्हारे सामने मैं स्ट्रक्चर जो कर रहा हूं उस स्ट्रक्चर की समझ हो जानी चाहिए। स्ट्रक्चर की समझ हो जाएगी तो सवाल तो तुम अपने आप कर ले जाओगे यार, क्या कहते हो? देखो, अगर मैं तुमसे सेम क्वेश्चन में कहूं कि अब जो तुम्हारी रॉड है ना बेटा, अब जो तुम्हारी रॉड है ना, ये जो तुमको रॉड दिख रही है, ठीक है, ये ऐसे ही है, लेकिन इसका हिंज जो है ना, इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है आपके पास 10 मीटर, इसकी लेंथ है आपके पास 10 मीटर, इसका मास है आपके पास 10 kg, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मास है इसका 10 kg। लेकिन अभी जो इसका हिंज पॉइंट है, वो यहां से 2 मीटर की डिस्टेंस पर है। कितने पर है? 2 मीटर की डिस्टेंस पर है। अब मैं इसको यहां से रिलीज करूं, और जब ये 53 डिग्री का एंगल बनाए, देखिए जब ये, हाँ भैया ऐसे रखो, हाँ ठीक है, जब ये 53 डिग्री का एंगल बनाए तो भाई साहब घुमा दे इनको, हाँ भैया ये देखो, ये यहां ऐसे कुछ 53 डिग्री का एंगल बनाएगा। जब ये यहां 53 डिग्री का एंगल बनाए तब बताइए इसका ओमेगा क्या होगा? ये एंगल 53 डिग्री बनाए तब ओमेगा क्या होगा? तब इसकी एंगुलर रफ्तार क्या होगी? तब भी हम निकाल सकते हैं, हमको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अभी भी हिंज पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो तो कोई काम करने वाला नहीं है। मतलब जो काम परफॉर्म कर रहा है वो कौन कर रहा है बेटा जी? वो कर रहे हैं अपने mg भैया। कौन कर रहा है? वो कर रहे हैं हमारे mg भाई साहब। mg की वैल्यू कितनी है? mg की वैल्यू है 100 न्यूटन। और कितनी दूर लग रहे हैं यहां से? 2 मीटर इधर, 3 मीटर इधर। ठीक है, तो जब ये गोल घूम के यहां पहुंचे तो कितना नीचे आए? ये हाइट निकालना कठिन टास्क है क्या? 3 से यहां आया तो 3, ये अपने पास देखो, ये अपने पास 3 मीटर है, और ये 3 का जो कंपोनेंट इधर आएगा वो होगा 3 cos 37। ले भाई 53 ये है, 37 ये है, और अब h की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 12/5 मीटर। अब h आया 12/5 मीटर। पहले h कितना नीचे आ रहा था? पहले h आ रहा था 4 मीटर नीचे, अब आ रहा है 12/5 मीटर नीचे। तो अब ये 12/5 मीटर नीचे आने से जितना पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी का गेन होगा। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं अब mgh इक्वल्स टू 1/2 इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। मास लिखने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 10 g लिखने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 10 h लिखने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 12/5 इक्वल्स टू 1/2। सारा गेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है, याद रखिएगा। अभी तक आप जहां भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे थे वो इस एंड पॉइंट के अबाउट निकाल रहे थे, दैट इज ml स्क्वायर बाई 3। सेंटर पे अगर हिंज होता तो आप निकाल देते कितना? तब आप निकाल देते भाई साहब ml स्क्वायर बाई 12। लेकिन अगर इस जगह पर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमको पता है एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और हम क्या जानते हैं कि अगर हमको सेंट्रॉइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो हम किसी भी एक्सिस, वो एक्सिस जो सेंट्रॉइड के पैरेलल है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। तो सारा गेम इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का है। ध्यान से देखिएगा, मैं इस एक्सिस के अबाउट यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर दे रहा हूं। देखो
यहां पर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहा हूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां जगह नहीं है भाई, नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जगह नहीं है, नहीं हो पाएगा तो हम क्या करें, हम क्या करें भैया, हम क्या करें, हमको यही आई चाहिए था ना, हम फ्रेश पेज पे निकाल दे रहे हैं। लो भाई इधर निकाल दे रहे हैं, देखो भाई अपने पास ये रॉड है और यहां पर हिंज है, और भाई इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता है ml²/12। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना कोई खास बात नहीं है। कैसे निकालोगे, ये देखो इनके बीच का गैप कितना है, ये 3 मीटर का गैप है। तो ये जो पैरेलल एक्सिस बनी जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, IC + mr² फॉर्मूला होता है। IC की वैल्यू आपके पास ml²/12, मास है आपके पास 10, L है आपके पास 10 / 12 प्लस मास है आपके पास 10 और R की वैल्यू है आपके पास 3 का स्क्वायर, खत्म बात। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 10 × 10 दाम 100 दाम 1000 / 12 प्लस 10 × 3 3 9 / 1, एलसीएम हो जाएगा आपके पास 12, ये हो जाएगा आपके पास 1000 और ये हो जाएगा आपके पास 12 दाम 120, 12 9 108, 1080। ठीक है, 109 को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 90 को 90 मल्टीप्लाइड बाई ये आपके पास 90 मल्टीप्लाइड बाई 12 अगर आप करेंगे तो 12 दहाम 120 और 120 12 9 108 तो 1080 हो गया। तो ये अपने पास कितना हो गया, 2080 डिवाइडेड बाई 12। देख रहे हो, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। बस कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, आप सब कर ले जाओगे यार। तो अब देखो ना यहाँ पे, जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 इंटू यहां पे अपने पास h कितना आया था, 12/5 आया था ना, 12/5 आया था ना। अब यहां पर ध्यान से देखो, 2080 डिवाइडेड बाई 12 है आई की वैल्यू, और यहां पर रख दोगे 2080 डिवाइडेड बाई 12 इंटू ω²। ले भाई सारा डेटा पता है क्या, तू यहां से ओमेगा नहीं कैलकुलेट कर सकता यार? क्या खास बात है इसमें, बेसिक मैथमेटिक्स लग रही है। बस आपको कॉन्सेप्ट का ज्ञान होना चाहिए। कौन सा कॉन्सेप्ट, कि जब भी आप देखो तो जिस पॉइंट के अबाउट आप ओमेगा निकाल रहे हो उसी पॉइंट के अबाउट आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए। इसको चाहिए तो आप अपनी कॉपी में जरूर लिख लीजिए कि जिस एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं उसी एक्सिस के अबाउट हमारा ओमेगा होना चाहिए, या जिस एक्सिस के अबाउट मेरा ओमेगा है उसी एक्सिस के अबाउट मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए। ठीक है, चलो भैया लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, कहानी को और आगे लेकर चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह के क्वेश्चंस आप जरूर सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बातें करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। दैट इज टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, व्हाट इज टॉर्क? अभी तक हम टॉर्क का एक फॉर्मूला पढ़ के आए हैं। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या पढ़ के आए हो? टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया होता है ये फॉर्मूला, नो डाउट। अच्छा चलिए भाई, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अच्छा एक और बात समझो कि अगर कोई बॉडी होती थी जब वो लीनियर मोशन करती थी, लीनियर मोशन से कंपेयर करो, लीनियर मोशन में अगर कोई बॉडी दौड़ रही है ए एक्सेलरेशन से, लीनियर मोशन में अगर कोई बॉडी दौड़ रही है ए एक्सेलरेशन से, तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स होता है वो कितना होता है? वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। सेम एज अगर एंगुलर मोशन की बात करें, अगर कोई बॉडी है वो अल्फा से दौड़ रही है, मतलब कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से दौड़ रही है, तो उसका जो नेट टॉर्क होगा वो किसके बराबर होगा? तो जब हम नेट टॉर्क लिखते हैं ना बेटा, तो उसको हम बराबर लिखते हैं किसके? आई इंटू अल्फा के। किसके बराबर लिखते हैं? आई इंटू अल्फा के। यहीं से ये निकल कर आता है। ठीक है, मोटा मैं आपको बेसिक हिसाब किताब समझा दे रहा हूं कि कैसे आता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास एक कोई बॉडी है, इसके ऊपर आपके पास यहां पर एक F फोर्स लग रहा है इस पॉइंट से कुछ R डिस्टेंस पर, तो ये टॉर्क कितना जनरेट करेगा? F इंटू R, F क्रॉस R। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इस एक्सिस के अबाउट याद रखिएगा कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I। ठीक है, चलो या एक काम करते हैं, एक पार्टिकल की बात करते हैं। पार्टिकल से ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि ये आपके पास एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक पार्टिकल यहां पर है जिसका मास m है, इसके ऊपर एक F फोर्स लग रहा है जो यहां से L डिस्टेंस पर है। पार्टिकल की बात करेंगे तो थोड़ा आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। वैसे मैं इसकी ये एग्जैक्ट डेरिवेशन नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि कैसे टॉर्क I इंटू अल्फा के इक्विवेलेंट होता है। डेरिवेशंस जब मैं एंगुलर मोमेंटम पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा, तो वहां पर मैं क्लियर कट आपको दिखा के बताऊंगा कि नेट टॉर्क I इंटू अल्फा के बराबर कैसे आता है।
तो जब ये यहां पर ये एफ फोर्स लग रहा होगा तो ये एफ फोर्स हमेशा इससे परपेंडिकुलर लग रहा है, तो इसमें कौन सा एक्सेलरेशन डेवलप करेगा सर? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। दो एक्सेलरेशन होता है, एक टेंजेंशियल और एक रेडियल। तो ये एफ फोर्स किसको, कौन से एक्सेलरेशन के रिस्पॉन्सिबल होगा, टेंजेंशियल की रेडियल? तो आंसर है भैया टेंजेंशियल। इतना हम सर्कुलर मोशन में पढ़कर आए, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये जो एफ होगा इसको मैं लिख सकता हूं m इंटू ए टी, लिख सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, अब इसमें मैं L से इधर भी मल्टीप्लाई कर दूं, L से इधर भी मल्टीप्लाई कर दूं, तो F L इंटू एफ या F इंटू एल मेरा टॉर्क हो जाएगा। ध्यान से समझना, M इंटू ए टी की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की जगह क्या लिख सकता हूं भाई? मैं जानता हूं कि मेरा एटी जो होता है वो आर अल्फा के बराबर होता है, तो यहां पर मैंने एल लेंथ पे जाके एक एम मास माना है, तो ये एम इंटू एल हो जाएगा, ठीक है भाई। एटी एल इंटू अल्फा हो जाएगा, तो मैं इसको एल इंटू अल्फा लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाई एल है, तो ध्यान से देखो टाउ इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर इंटू अल्फा हुआ। और इस पॉइंट, इस पर्टिकुलर पॉइंट का, इस पार्टिकल का जिसका मास m है, इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? ml स्क्वायर होगा, तो दैट इज कंपेयर एज टाउ इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। इतना समय इसके पीछे खर्च करने का बस इतना कारण था कि जैसे आपको पता है कि नेट फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है, ऐसे ही प्योर रोटेशनल मोशन में नेट टॉर्क जो होता है वो आई इंटू अल्फा के बराबर होता है। नेट टॉर्क किसके बराबर होता है? नेट टॉर्क बराबर होता है बेटा जी आई इंटू अल्फा के। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्या ये बात समझ आ रही है? क्या मैं इस पर छोटे छोटे क्वेश्चंस करा दूं? अब ये आई जो है ये पार्टिकल का भी हो सकता है, किसी डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, कोई कष्ट नहीं, कोई समस्या नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलो भाई, तो परेशान नहीं होना है अगर, तो हम आपसे कह रहे हैं एक छोटा सा सवाल बताइए ना। एक छोटा सा सवाल क्या बताइए कि आपके पास एक टेबल है, देखिएगा टेबल हम बना रहे हैं सुंदर सा, ये रहा आपके पास एक टेबल, ठीक है। ये टेबल भाई साहब, ये टेबल भाई साहब हिंज है, कहां हिंज है? ऐसे हिंज है, ठीक है। इस पॉइंट के अबाउट ये टेबल भाई साहब जो है ये गोल गोल घूम रहे हैं, ठीक है। और इसी पॉइंट पर या टेबल को फिक्स कर दो, टेबल को फिक्स कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसी टेबल को फिक्स कर दो और यहां पर ना एक रॉड ऐसे रख दो, इस पॉइंट में एक रॉड को फंसा दो ऐसे। हॉरिजॉन्टल टेबल है, इसके ऊपर ये रॉड रखी हुई है, सरफेस एकदम स्मूथ है, और यहां पर हम क्या कर रहे हैं? यहां पर हम एक एफ फोर्स लगा रहे हैं, ये लेंथ एल है, इस पॉइंट के अबाउट ये गोल गोल घूम रही है। कहा गया बताओ इस इंस्टेंट पर इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? इस इंस्टेंट पर इसका एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज अल्फा, वो किसके बराबर होगा? तो हम सिंपल सी बात क्या लिखेंगे भाई? हम क्या लिखेंगे? हम सिंपल सी बात लिखेंगे कि भैया जब हम देख रहे हैं कि इसके अबाउट ये एफ फोर्स लग रहा है, तो एफ फोर्स इसको कौन सा एक्सेलरेशन देगा? रेडियल देगा कि टेंजेंशियल देगा? तो क्लियर है भैया, क्लियर है भैया कि एफ टेंजेंट के अलोंग लग रहा है, तो एफ विल प्रोवाइड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एफ विल प्रोवाइड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दैट इज एटी, ठीक है। और हम क्या जानते हैं एटी किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है आर इंटू अल्फा के, तो इसकी लेंथ एल है, तो मेरा एटी जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसके? एल इंटू अल्फा के। तो अल्फा की वैल्यू अगर हम यहां से देखें तो 80 बाई एल हो जाएगा। अरे ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमसे पूछा जा रहा है क्या? हमसे पूछा जा रहा है भैया कि अगर हम यहां पर एफ फोर्स लगा रहे हैं, ये 80 जो है एल इंटू अल्फा के बराबर है, तो नेट फोर्स क्या होता है? ये होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन? 80 वाला। नेट फोर्स लग रहा है एफ, मास है एम, 80 की वैल्यू है एल अल्फा, तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी अपने पास कितनी है? एफ बाई एम इंटू एल। अल्फा की वैल्यू आ जाएगी एफ बाई एम इंटू एल। एक जनरल अप्रोच बच्चा इस तरह के क्वेश्चन को करना शुरू करता है और फिर वो गेम हो जाता है उसके साथ और वो गड़बड़ा जाता है, ठीक है। चलिए भैया आइए देखिए तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सर ये गोल घूम रहा है, तो टाउ इक्वल्स टू होगा आई इंटू अल्फा। टाउ इक्वल्स टू क्या होगा? आई इंटू अल्फा। टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी? वो होगी एफ इंटू एल। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप ऐसे लगा देंगे ना भैया, आपका गेम हो जाएगा और आपका पूरा का पूरा सवाल जो है वो गलत हो जाएगा। याद रखिएगा, जनरली बच्चा इसी के हिसाब से चला जाता है और फिर उसका सवाल गलत हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर रोटेशनल मोशन हो रहा है तो रोटेशनल मोशन का कारण मास नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, याद रखिएगा। तो यहां पर टाउ की वैल्यू हो जाएगी एफ इंटू एल और आई कितना आ जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज एम एल स्क्वायर बाई 3। जिस एक्सिस के अबाउट ये गोल घूम रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी एक्सिस के अबाउट होगा, इंटू ये आपके पास हो जाएगा अल्फा। अब एल से ये स्क्वायर कट जाएगा और यहां से आपको अल्फा की वैल्यू निकल के आ जाएगी 3f बाई एम इंटू एल। ये आपका हो गया बेटा जी, ये आपका हो गया क्या? ये हो गया आपका अल्फा। तो इस तरह से क्वेश्चन को बिल्कुल भी अप्रोच ना करें, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे गलत हो जाएंगे।
समझिएगा, ये Ft लग रहा है वो बस इस पार्टिकल को एक्सेलरेशन दे रहा है क्या? केवल AT इसी पार्टिकल का है क्या? नहीं भैया, सारे के सारे पार्टिकल्स पर A टेंजेंशियल आएगा और हर पार्टिकल का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। क्यों क्यों भाई? क्योंकि सारे पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है। इस पार्टिकल का L है, इसका इधर है, इसका इधर है, इसका और कम है, इसका और कम है, और इस पार्टिकल का शून्य है। समझ रहे हैं ना बात? इसी वजह से याद रखिएगा कि जब आपको अल्फा निकालने के लिए आए तो रोटेशनल मोशन हो रहा हो तो वहां Ft इक्वल्स टू m इंटू AT मत लिख दीजिएगा, गेम गड़बड़ हो जाएगा सर। अब हमसे कह दिया जाए कि बताइए इसी हिंज पर ना अब आपको नॉर्मल रिएक्शन बताना है कि इस हिंज पर नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा। तो याद रखिएगा कि जब भी आपको हिंज के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए आए, क्या पूछा जा सकता है? अब दूसरा पार्ट जो आपसे पूछा जा सकता है दैट इज नॉर्मल रिएक्शन एट द हिंज पॉइंट। तो मैं क्या कह रहा हूं, अगर किसी भी पॉइंट पर आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए आए, किसी हिंज पर आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए आए, तो याद रखिएगा दो नॉर्मल रिएक्शन बनाएंगे। हमेशा कितने नॉर्मल रिएक्शन बनाएंगे? दो नॉर्मल रिएक्शन बनाएंगे। एक रेडियल बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे N1 और एक टेंजेंशियल बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे N2। अब अपना देखो, अब देखो धीरे 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 अपना लेवल बढ़ता जा रहा है। एक हमने रेडियल डायरेक्शन में रखा जिसका नाम रखा N1 और एक हमने टेंजेंशियल डायरेक्शन में रखा जिसका नाम रख दिया हमने N2। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब हमको निकालना है कि हमारा N2 क्या होगा और हमारा N1 क्या होगा। तो सर अगर सवाल को मैं ढंग से समझूं, देखो उसी जो हॉरिजॉन्टल प्लेन था उसी को अब मैं वर्टिकल प्लेन कर दे रहा हूं। देखो वर्टिकल प्लेन कैसे भाई? ये जो मेरा प्लेन था ये था मेरा टेबल, ठीक है। और इस टेबल में बेटा ये था हमारा रॉड। कहां था? ये था हमारा रॉड, ठीक है। वो इस टेबल में ऐसे फिक्स था भाई, ठीक है। इस पॉइंट के अबाउट हिंज था। यहां पर हम इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहे थे ऐसे F, ठीक है। इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगा इधर N2, एक नॉर्मल रिएक्शन लगा इधर N1, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखिए तो क्या हो रहा है भैया? क्या हो रहा है कि इधर लग रहा है N2, इधर लग रहा है F और इसकी वजह से दो एक्सेलरेशन आ रहा है, एक टेंजेंशियल और एक रेडियल। भैया सर्कुलर मोशन करेगा तो दो एक्सेलरेशन आएगा, एक होगा AT और एक होगा AR। सर ये AT और AR जो आ रहा है ये कहां लग रहा है? ये AT और AR कहां लग रहा है सर? तो याद रखिएगा F इक्वल्स टू M इंटू A पढ़े हैं ना, F इक्वल्स टू M इंटू A पढ़े हैं ना, तो उसमें एक्सेलरेशन किसका होता है? उसमें एक्सेलरेशन होता है सेंटर ऑफ मास का। किसका एक्सेलरेशन होता है? सेंटर ऑफ मास का। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, N2 ऊपर लग रहा है, F भी ऊपर लग रहा है और ये M इंटू AT के बराबर होगा। N1 इधर लग रहा है, AR देखो रेडियल एक्सेलरेशन, इस समय ये रेस्ट में है तो यहां पर ओमेगा जीरो है तो मेरा AR जीरो होगा। तो सिंपल सी बात है, मेरा N1 कितना हो जाएगा? मेरा N1 शून्य हो जाएगा। अब हमको N2 निकालना है तो N2 हम कैसे लिखेंगे? ये F हो गया। M इंटू AT की जगह हम क्या लिख सकते हैं? AT की जगह लिख सकते हैं R अल्फा। लेकिन R किसका? आर किसका भैया? आर यहां जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है वहां से सेंटर ऑफ मास की दूरी, तो वो कितना हो जाएगा? ये अपने पास हो जाएगा m इंटू एल बाई टू। और अल्फा कितना निकाला है हमने? जरा ध्यान से देखिएगा, अल्फा की वैल्यू हमने निकाली है 3f बाई ml। तो अल्फा की जगह हम लिख देंगे कितना? 3f बाई ml। ml से ml कट जाएगा, n2 की वैल्यू आपके पास 3f बाई टू माइनस f हो जाएगा, तो n2 आपके पास निकल के आ जाएगा F बाई 2 न्यूटन। N2 कितना निकल के आया बेटा? N2 निकल कर आया F बाई 2 न्यूटन। N1 कितना निकल के आया? शून्य निकल कर आया। तो नेट नॉर्मल रिएक्शन एट हिंज, नेट नॉर्मल रिएक्शन एट हिंज भैया, एट हिंज कितना होगा? ये होगा अपने पास N2, ठीक है। और इस N2 की वैल्यू कितनी होगी? इस N2 की वैल्यू होगी अपने पास F बाई 2 और किधर लगेगा? F के पैरेलल लगेगा। सर हरदम एक बात याद रखिएगा, इसमें किसी को कोई तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा अगर मैं गुरुजी अगर मैं ऐसा कर दूं, समझो अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे बदल दूं, कैसे बदल दूं बेटा? कि मैं कह रहा हूं कि अब ये जो रॉड है जिसका मास m है, जिसका लेंथ l है, ये इसका हिंज पॉइंट है, ठीक है।
इस हिंज पॉइंट के अबाउट अब मैं इसको ऐसे रख कर छोड़ दे रहा हूं तो ये नीचे भागेगा। अब मेरे से सवाल पूछा गया कि बताइए इस इंस्टेंट पर जहां से हमने इसको जस्ट रिलीज किया है, अगर इस इंस्टेंट पर हमसे कह दे कि बताओ भैया इस इंस्टेंट पर अल्फा क्या होगा और इस इंस्टेंट पर इस हिंज पर नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, तो हम वो नॉर्मल रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए एक एक स्टेप बाय स्टेप अभी लेयर बढ़ाएंगे हम अपना, अभी दमदार क्वेश्चन भी आएगा सर। तो अगर हम इसको ऐसे यहां वर्टिकल से छोड़ रहे हैं तो इसको नीचे ले आने का काम कर रहा है mg, जो कहां लग रहा है, जो इसके सेंटर ऑफ मास पर लग रहा है। और इस mg की वजह से इसमें कौन सा एक्सेलरेशन आएगा सर, एक एक्सेलरेशन आएगा at। अच्छा अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो एक एक्सेलरेशन होना चाहिए ar, लेकिन इस समय यहां पर ओमेगा की वैल्यू 0 है तो मेरा ar कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। AR 0 हो जाएगा सर, mg इसको गोल घुमा रहा है तो हम जानते हैं कि नेट टॉर्क जो होता है वो किसके बराबर होता है, I इंटू अल्फा के बराबर होता है। तो मैं लिखूंगा mg इंटू एल बाई टू, mg इंटू एल बाई टू दैट इज फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, mg इंटू एल बाई टू। बहुत अच्छा, इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना होगा तो ml स्क्वायर बाई 3 इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी लिखोगे, अल्फा की वैल्यू आप कितनी लिखोगे नहीं पता सर अभी अल्फा, लेकिन हम जानते हैं कि हमारा AT जो होता है वो किसके बराबर होता है, AT जो बराबर होता है वो L बाई टू इंटू अल्फा के बराबर होता है। AT किसके बराबर है, AT जो है वो L बाई टू इंटू अल्फा के बराबर है। अब AT भैया हमको L बाई टू इंटू अल्फा पता है, AT हमको L बाई टू इंटू अल्फा पता है, तो पहले तो हम यहां से अल्फा निकाल देंगे, M से M कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और भाई साहब और क्या होगा, और अल्फा की वैल्यू हमको मिल जाएगी 3/2 g/l। अब अल्फा हमको पता चल गया तो हम दूसरी चीज और क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वो है नॉर्मल रिएक्शन। एक नॉर्मल रिएक्शन रेडियल और एक नॉर्मल रिएक्शन टेंजेंशियल। तो अगर अभी भी आप यहां पर देखेंगे तो AR की वैल्यू 0 है तो आपका N1 जो होगा, ये N1 कितना हो जाएगा, आपका N1 जो है वो 0 हो जाएगा भाई साहब। N2 देखो, N2 ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, लेकिन ये जा कहां रहा है, ये नीचे जा रहा है तो mg बड़ा होगा, और N2 जो है वो आपका छोटा होगा तो mg माइनस N2 इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, दैट इज लिख देंगे m इंटू AT। अच्छा भैया अब आगे बढ़िए, अब आपका ये रहा mg, ये रहा आपका N2, ये रहा m, और AT की जगह क्या लिख लेंगे, दैट इज L इंटू अल्फा बाई 2। बहुत बढ़िया, ग्रेट। अल्फा की वैल्यू हमको कितनी पता है, अल्फा की वैल्यू हमको पता है 3g/2l, उठा के यहां रख दो तुमको N2 मिल जाएगा। कैसे भाई, ये तुम्हारा mg हो गया, ये तुम्हारा N2 हो गया, ये m इंटू L/2 हो गया, और तुम्हारा अल्फा की वैल्यू आ गया है 3g/2l, यहां लिख दिए हम 3g/2l। इस L से ये L कट जाएगा, और L से L कट जाएगा तो ये N2 इधर चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस, और फिर ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस, दैट इज mg माइनस अपने पास हो जाएगा 3mg/2 2 4। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको N2 की वैल्यू मिल जाएगी mg/4, और N1 की वैल्यू यहां पर हमारी कितनी है बेटा, तो यहां पर हमारी N1 है भैया 0, और यहां पर अगर हमारा N1 शून्य है, समझिए N2 मेरा mg/4 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो नेट नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा, और वो कितना होगा, mg/4। दैट्स इट, वेरी सिंपल, कुछ खास नहीं है। थोड़ा और लेवल बढ़ा देते हैं, मास्टर ने कहा कि थोड़ा सा और लेवल बढ़ा दिया जाए। मान लीजिए क्वेश्चन में अब आपसे कह दिया जाए कि ये आपका रॉड है, लेकिन अब इस रॉड को यहां से नहीं रिलीज किया जा रहा है, अब इस रॉड को रिलीज किया जा रहा है इसके हॉरिजॉन्टल के 37 डिग्री एंगल से। मान लीजिए कि इस रॉड का हम आपको मास दे दे रहे हैं 1 kg, और इसका लेंथ हम आपको दे दे रहे हैं 10 मीटर। मास दे दिया 1 kg, लेंथ दे दिया आपको 10 मीटर, या लेंथ को 10 मीटर रखें कि 5 मीटर कर दें, चलो 10 मीटर पड़े रहने दो, मास को भी थोड़ा बढ़ा ही देते हैं, 10 मीटर की है भैया तो 10 kg कर लो। चलो देखो, मास दे दिया 10 kg, लेंथ दे दिया 10 मीटर, और मैं कह रहा हूं कि मैं इसको अगर ऐसे इस जगह 37 डिग्री से रिलीज कर रहा हूं, तो बताइए इस इंस्टेंट पर जैसे ही मैं इसको रिलीज करूंगा, इस इंस्टेंट पर मेरा अल्फा क्या होगा, मेरा ओमेगा क्या होगा, और मेरा नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा एट हिंज। इस हिंज पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, मुझे दिख रहा है कि अगर इस रॉड को मैंने जस्ट यहां से रिलीज किया है तो इस पॉइंट पर मेरा ओमेगा कितना होगा, मेरा ओमेगा होगा 0। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। मेरा अल्फा कितना होगा, अल्फा कितना होगा, तो अल्फा निकालने के लिए हम क्या जानते हैं, हमको लिखने आना चाहिए टॉर्क, दैट इज टाउ इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा।
तो हम लिख दिए भैया टाउ इक्वल्स टू क्या होता है, आई इंटू एल्फा, खत्म बात सब। तो टॉर्क कैसे निकालेंगे, तो यहां पर देखेंगे अगर आप, तो इसके सेंटर पर 5 मीटर पर एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा mg, जिसकी वैल्यू होगी 100 न्यूटन। मैं यहां डायरेक्टली लिख दे रहा हूं 100 न्यूटन। अब इस 100 न्यूटन को मैं दो कंपोनेंट में तोड़ूंगा, एक इस रॉड के अलोंग और एक इस रॉड के परपेंडिकुलर। तो इस 100 के दो कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, देखो ये तुम्हारा एंगल 37 डिग्री है, यहां पर एक लाइन ड्रॉ करोगे, ये 37, ये 37, ये 53, तो ये एंगल तुम्हारा 37 हो जाएगा। अब ये 100 का जो कंपोनेंट इधर आएगा 100 cos 37, ये 80 न्यूटन होगा। जो कंपोनेंट इधर जाएगा दैट इज, जो कंपोनेंट इधर जाएगा बेटा वो हो जाएगा तुम्हारे पास 100 sin 37, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास 60 न्यूटन। ठीक है, जस्ट यहां से तुम छोड़ रहे हो, तुम्हारा ओमेगा 0 है भाई, इस पॉइंट पर इसके सेंटर ऑफ मास पर दो एक्सेलरेशन आएगा, एक रेडियल होगा और एक नीचे जा रहा है तो टेंजेंशियल होगा। AR की वैल्यू शून्य होगी, क्योंकि AR जो होता है वो R ओमेगा स्क्वायर होता है, और अगर मेरा ओमेगा शून्य है तो मेरा AR शून्य होगा। अच्छा भाई AR शून्य होगा, AR शून्य होगा, क्या AT भी शून्य होगा? नहीं बेटा, AT शून्य नहीं होगा। AT की वैल्यू आपके पास होगी R इंटू एल्फा। लेकिन जब तक आप अल्फा नहीं निकाल पाओगे तब तक आप AT के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं दे पाओगे। तो पहले अल्फा निकालते हैं, टाउ इक्वल्स टू आई इंटू एल्फा से। तो टॉर्क कौन जनरेट कर रहा है, ये 60 की 80, 100 का वो कंपोनेंट जो इस रॉड के परपेंडिकुलर होगा वही टॉर्क जनरेट करेगा। तो मैं लिखूंगा 80 इंटू कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 5 है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डायरेक्टली हम ml स्क्वायर बाई 3 लिख सकते हैं। मास है अपने पास 10, L है अपने पास 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इंटू अल्फा। क्लियर है सबको भाई? अब ये 10 से ये हो जाएगा 10 8 80, तो अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी 3 इंटू 8 अपॉन 10 इंटू 10। ठीक है, 3 इंटू 8 इंटू 5 अपॉन 10 इंटू 10, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, तो 3 4 जा 12 बाई 10 हो जाएगा। और सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2 छक्के 12, 2 पच्चे 10, ये 6 बाई 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। 6 बाई 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ध्यान से समझिए। तो यहां से अगर आपको AT लिखना होगा तो R की वैल्यू है आपके पास 5 और अल्फा की वैल्यू आपको दे रखी है 6 बाई 5, मतलब 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो, अब करना क्या है, यहां पे नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। तो मैं आपको एक ज्ञान दिया था क्या, कि एक नॉर्मल रिएक्शन इस रॉड के अलोंग दैट इज N1 और एक नॉर्मल रिएक्शन इस रॉड के परपेंडिकुलर दैट इज N2। ठीक है, तो भैया इस एक्सिस के अलोंग नेट फोर्स 0 है, देखो क्योंकि AR की वैल्यू शून्य है। तो इधर लग रहा है N1, इधर लग रहा है 60, तो सिंपल सी बात है N1 की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ जाएगी कितनी, 60 न्यूटन। अच्छा N2 इधर लग रहा है, N2 इधर लग रहा है 80, तो मैं लिखूंगा 80 माइनस N2 इक्वल्स टू M इंटू AT। और मास हमारे पास इसका गिवन है 10 और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन गिवन है 6, तो N2 की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 80 माइनस 60 दैट इज इक्विवेलेंट टू 20 न्यूटन। अब N2 मिल गया आपको 20 न्यूटन, N1 मिल गया आपको 60 न्यूटन, आपको नेट रिजल्टेंट चाहिए। नेट रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, इधर लग रहा था आपका N2, इधर लग रहा था आपका N1, तो भाई साहब इन दोनों का रिजल्टेंट, N1 की वैल्यू 60 है, N2 की वैल्यू 20 है, रिजल्टेंट आपका कहीं यहां आ जाएगा नेट नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज 20 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, तो 20 विषयिया में कितना हो जाएगा 400, और ये आपके पास हो जाएगा 3600। अरे ठीक है, 3600 हो गया और 400 हो गया, दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपके पास हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 4000। ठीक है भाई, 4000 हो गया, तो भैया हम इसको लिख सकते हैं 20 रूट 10। अरे 20 विषयिया में 400, 400 दहाई में 1000, ये अपने पास हो गया 20 रूट 10 न्यूटन। अच्छा, डायरेक्शन निकालने के लिए कह दे कि रॉड से बताओ कितने एंगल पर लगेगा, तो हम यहां पर लिख देंगे tan अल्फा, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 20 और बेस की वैल्यू है 60, तो अपने पास इससे ये कट जाएगा, 1/3 आ जाएगा। tan अल्फा मतलब अल्फा जो होगा ये बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 1/3 के। ये अल्फा जो बराबर होगा ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा tan इनवर्स 1/3 के। बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से समझिएगा, सारा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। अच्छा सर, क्या अगर मैं अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा और फ्रेम करूं कि मैं इसको हॉरिजॉन्टल से ऐसे रख के छोड़ दूं और फिर मैं कहूं कि जब ये 37 डिग्री पर होगा तब बताओ इसके नॉर्मल रिएक्शंस क्या क्या होंगे।
अब सवाल बदल जाएगा। अभी तक हम जस्ट यहां से रिलीज कर रहे थे तो इस पॉइंट पर मेरा ओमेगा कितना होता था, 0 होता था। यहां पर भी मेरा ओमेगा 0 था, यहां पर भी मेरा ओमेगा 0 था, यहां पर भी मेरा ओमेगा 0 था। जस्ट जहां से स्टार्ट हो रहा था वहां पे कैलकुलेशन कर रहे थे। अब समझो अगर हम आपसे कह दें, क्या कह दें बेटा, कि अब आपके पास एक रॉड है। ध्यान से सुनना क्वेश्चंस, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, तभी जाकर फील आएगा लेक्चर का। और जब तक लेक्चर का फील नहीं आया तब तक पढ़ने पढ़ाने का कोई खास मतलब नहीं है। यहां पर ऐसे हिंज करके इसको रखे थे और यहां से इसको छोड़ दिए तो हमसे कहा गया कि जब ये तुम्हारी जो रॉड है ना बेटा, ये जब तुम्हारी रॉड तुम्हारे कितने एंगल पर आ जाएगी, जब ये रॉड तुम्हारे पास कितनी एंगल गिर गई होगी, यहां से रिलीज कर दिया गया। जब रिलीज कर दिया गया, कहा गया कि जब ये 53 डिग्री के एंगल पर पहुंचेगी, कितने एंगल पर, 53 डिग्री के एंगल पर पहुंचेगी, तब बताना है कि इस इंस्टेंट पर, ये आपका इनिशियल सिचुएशन है, ये आपका फाइनल सिचुएशन है, कह रहा है इस स्थिति में बताइए कि इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन क्या लग रहा होगा। तो क्या इस स्थिति में इसका ओमेगा 0 होगा? नहीं होगा। क्या इस स्थिति में इसका रेडियल 0 होगा? नहीं होगा। क्या इस स्थिति में इसका टेंजेंशियल होगा? टेंजेंशियल तो डेफिनेटली होगा, बिल्कुल होगा भाई। चलिए बहुत अच्छा, तो अब हम गेम करते हैं किसका, नॉर्मल रिएक्शन के कैलकुलेशन का। तो कैसे निकालेंगे नॉर्मल रिएक्शन, कैसे निकालेंगे नॉर्मल रिएक्शन? सर नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए आपको सबसे पहली बात निकालनी पड़ेगी कि इसका अल्फा क्या होगा। सबसे पहली बात, अगर हमको अल्फा पता चला तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, फिर कोई कष्ट वाली बात नहीं रहेगी। सारा गेम क्या निकालने पर है? सारा गेम अल्फा निकालने पर है। तो चलो भाई अल्फा निकालते हैं। जब हम अल्फा कैलकुलेट करने चलेंगे तो हमारे पास सिंपल अल्फा निकालने का फॉर्मूला है टाउ इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। तो देखो, जब आप इस इंस्टेंट पर होगे तो इसके सेंटर से इधर कितना लग रहा होगा, mg। सेम वही सवाल है, मास कितना था इसका? मास था इसका 10 kg, लेंथ था इसका 10 मीटर, वही रखेंगे अपन। मास अभी भी इसका 10 kg है, लेंथ अभी भी इसका 10 मीटर है, लेकिन इसको यहां से छोड़ा गया है और 53 डिग्री पर आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, कि 53 डिग्री पर अल्फा क्या होगा, ओमेगा क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शंस क्या होंगे, तीनों चीजें कैलकुलेट करनी है सर। तो सबसे पहली बात हम चलो अल्फा कैलकुलेट कर लेते हैं। हमसे अल्फा पूछा गया, हमसे ओमेगा पूछा गया और हमसे नॉर्मल रिएक्शन पूछा गया है। तीन चीजें पूछी गई हैं सवाल में। देखिएगा, रॉड का मास है 10 kg, लेंथ है 10 मीटर, तो जब ये 53 डिग्री गिरेगा, ध्यान से देखिए, ये था mg, ठीक है। जब ये रॉड गिरी तो mg ऐसे गोल गोल घूमते हुए नीचे की तरफ आया। अब यहां पर ये mg नीचे लग रहा है, कितना है, ये है 100 न्यूटन। यहां पर एक एक्सिस बनाएंगे इधर और एक एक्सिस बनाएंगे रॉड के अलॉन्ग, ठीक है बेटा। चलो, तो ये 100 है, ये 53 है, ऑब्वियस सी बात है। यहां एक लाइन ड्रॉ करोगे, देखना ये 53 है, तो ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, ये 53, ये 37, तो ये तुम्हारे पास 53 हो जाएगा। ये 53 है, ये 53 है, ये 37 है, ये 53 है। 100 का जो कंपोनेंट इधर जाएगा 100 cos 53 की वैल्यू 3/5, तो ये अपने पास हो जाएगा 60 न्यूटन और ये अपने पास हो जाएगा इधर 80 न्यूटन। क्या बात है, इधर लग गया 60 न्यूटन, इधर लग गया 80 न्यूटन। बहुत अच्छा सर। तो जब हम अल्फा निकालने चलेंगे तो अल्फा कैसे निकालेंगे, तो टाउ इक्वल्स टू, तो भाई आई इंटू अल्फा। यहां ध्यान से देखो, टॉर्क ले आने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, 60 न्यूटन। कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लग रहा है, 5 मीटर, क्योंकि 10 मीटर की लेंथ थी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml² 3 ही रहेगा। मास है अपने पास 10, l की वैल्यू है 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इंटू अल्फा। और यहां से जब हम अल्फा निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे भैया, 10 से ये 10 छक्के 60 हो जाएगा और ये अपने पास हो जाएगा 5 गुणे 6 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10। अब देखो, 5 दूना 10, 2 तिहाई 6, तो अपने पास हो जाएगा अल्फा इक्वल्स टू 9/10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अल्फा कितना आ गया, 9/10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। पहला पार्ट हमारा कैलकुलेट हो गया। अब दूसरे पार्ट पर हम चलते हैं, ओमेगा निकालेंगे। तो ओमेगा कैसे निकालेंगे सर, तो ओमेगा निकालने के लिए कुछ खास नहीं करना, सिंपल सी बात है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है। जब ये यहां से यहां नीचे आ रहा है तो इस पर लगने वाले नॉर्मल रिएक्शंस कोई काम नहीं कर रहे हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल सी बात लिखेंगे, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल्स टू के फाइनल प्लस यू फाइनल, ठीक है। चलो देखो,
तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी शून्य है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी शून्य है। देखो ये मेरा रेफरेंस लाइन है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। रेफरेंस लाइन से तुम कितना नीचे आए, ये तुम्हारे पास 5 है, ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, ये 53 है, ये 37 हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं 5 cos 37, मतलब कितना, मतलब कितना, 4 मीटर। अरे भाई साहब यहां से ये 4 मीटर नीचे आया, इसका सेंटर ऑफ मास, तो इसने कुछ पोटेंशियल एनर्जी लूज करी। कितनी लूज करी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी लूज करी, दैट इज -mgh। ठीक है, तो यहां से अगर हम लिखेंगे तो 1/2 इंटू आई की वैल्यू हो जाएगी 10 इंटू 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू अपने पास 10 इंटू 10 इंटू हाइट अपने पास 4। ठीक है, खत्म बात। अब ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से ओमेगा स्क्वायर अगर आप निकालेंगे तो 10 इंटू 10 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 इंटू 10 मल्टीप्लाइड बाई ये अपने पास 2 इंटू 3। ये 2 10 से ये 2 10 कट जाएगा, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अपने पास हो जाएगी 2 5 10 हो जाएगा, 4 दूना 8 4 12, 12/5 भाई 12/5, ये अंडर रूट लगाओगे तो भाई ओमेगा आ जाएगा। तो यहां से ओमेगा निकालोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 12/5 रेडियन पर सेकेंड। ये तुम्हारे पास हो गया ओमेगा। ओमेगा आ गया अंडर रूट ऑफ 12/5 रेडियन पर सेकेंड। कैलकुलेशन ध्यान से देख लीजिएगा, मास्टर कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना कर दे। ठीक है, कैलकुलेशन को पकड़ के रखिएगा। सर बहुत अच्छा बेटा जी, अगर हमको ये ओमेगा मिल गया अंडर रूट ऑफ 12/5 सेकेंड, मतलब दूसरी चीज भी मिल गई। अब हमको निकालना है नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकालेंगे सर, जब इस इंस्टेंट की हम बात कर रहे हैं। कौन से इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं, समझिएगा किसकी बात कर रहे हैं, जब हम 53 डिग्री वाले इंस्टेंट की बात कर रहे हैं। ये मेरा नॉर्मल वाला लाइन हो गया, जहां हॉरिजॉन्टल वाली लाइन हो गई, जहां से इसको रिलीज किया गया था जब हम 53 डिग्री पर हैं। तो इस हिंज पॉइंट पर 2 नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, एक इधर लग रहा होगा N1, एक इधर लग रहा होगा N2, और इसके ऊपर 2 फोर्स लग रहा होगा सेंटर पर, एक इधर लग रहा होगा 60, एक इधर लग रहा होगा 80। यहां पर अब इसका ओमेगा है, अब इसका ओमेगा शून्य नहीं है, मतलब इस पर 2 एक्सेलरेशन होगा, एक AR होगा और एक AT होगा, एक AR होगा और एक AT होगा। तो जब तुम इस एक्सिस रॉड के अलोंग देखोगे तो क्या लिखोगे, N1 ऊपर लग रहा है, 80 नीचे लग रहा है, ये बराबर हो जाएगा M इंटू AR के। तो N1 माइनस 80 इक्वल्स टू मास है अपने पास 10 और AR की वैल्यू होती है R ओमेगा स्क्वायर। R की वैल्यू है आपके पास 5। देखिए ये आपके पास है बेटा जी 5 मीटर। तो ये हो गया 5 और ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है, या ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाली है 12/5। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, यहां पर डायरेक्टली हम लिख देंगे 12/5। ठीक है, कैसे लिखा, AR इक्वल्स टू होता है अपने पास R इंटू ओमेगा स्क्वायर। याद रखिएगा, यही एक्सप्रेशन उठा के हम यहां लिख रहे हैं 5 इंटू 12/5। अब इस 5 से ये 5 कट जाएगा वन टाइम में, तो N1 की वैल्यू अपने पास हो जाएगी 80 प्लस कितना, 12 दहा में 120 हो जाएगा अपने पास। 80 और 120 कितना हो जाएगा, 80 और 120 हो जाएगा आपके पास 200 न्यूटन। तो N1 आ गया अपने पास 200 न्यूटन। अब N2 कैसे निकालें, N2 लग रहा है इधर, 60 लग रहा है इधर, तो हम लिखेंगे 60 माइनस N2 इक्वल्स टू M इंटू 80। M कितना है, M है अपने पास 10 और 80 की वैल्यू अपने पास हो जाती है R इंटू एल्फा। R अपने पास है 5 और एल्फा की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, एल्फा की वैल्यू निकाली है 9/10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए यहां पर लिख देंगे 9/10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इस 10 से ये 10 कट जाएगा और N2 की वैल्यू हो जाएगी 60 माइनस 9 5 45। 60 में से 45 जाएगा तो ये आपके पास हो जाएगा 15 न्यूटन। अब देखिए, अब एक बच्चे का जिसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, जिसको सारा गेम पता होगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को लगाने में वो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होगा, बिल्कुल भी परेशान नहीं होगा, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएगा। ठीक है, तो आप अच्छे बच्चों की कैटेगरी में आते हैं तो लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए, पूरा रोटेशनल मोशन स्टेप बाय स्टेप आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए, जिसको आप सॉल्व करिएगा और ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। और वो क्या है, मैं कह रहा हूं कि एक रॉड को मैं यहां से हॉरिजॉन्टली छोड़ दे रहा हूं, ध्यान से देखो, इस रॉड को मैं यहां से हॉरिजॉन्टली रिलीज कर रहा हूं। भाई इसका मास हमको पता है 10 kg, लेंथ इसकी पता है 10 मीटर। मैं आपसे कह रहा हूं फाइंड ओमेगा, और क्या निकालना है, एल्फा,
और क्या निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन। समझो यहां पर अगर मुझे इस क्वेश्चन की बात कर ले, इस क्वेश्चन में अगर हमको N1 और N2 मिल गया तो क्या हम नेट नॉर्मल रिएक्शन नहीं निकाल सकते हैं क्या? इधर हमारा N1 लग रहा है, इधर हमारा N2 लग रहा है, भाई इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही नेट रिजल्टेंट हो जाएगा, N1 का स्क्वायर प्लस N2 का स्क्वायर, खत्म बात। अल्फा निकालना है, जहां से निकालना है उसको कर लो, N2 अपॉन N1 कर दोगे, आंसर तो आ जाएगा। इतना तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में किया था। सेम एज यहां पर मैं आपसे नेट नॉर्मल रिएक्शन पूछ रहा हूं कि नेट नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, इफ द रॉड बिकम्स, व्हेन द रॉड बिकम्स वर्टिकल, इफ नहीं व्हेन, आपसे सवाल पूछा गया व्हेन द रॉड बिकम्स वर्टिकल, व्हेन द रॉड बिकम्स वर्टिकल, जब ये रॉड इस तरह से सीधी हो जाएगी, जब ये रॉड इस तरह से सीधी हो जाएगी, किस तरह से सीधी हो जाएगी भैया, किस तरह से सीधी हो जाएगी, जब आपकी ये रॉड ना ऐसे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। कितना एंगल बनाएगा, अरे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अभी पूरा 90 नहीं हुआ, अब जाके 90 हुआ। यस, जब ये ऐसे बनाएगा, यहां से ऐसे रिलीज की है, जब ये यहां पहुंचा है, ध्यान से देखिएगा, जब ये यहां पहुंचा है तो आपको बताना है इस जगह पर, ये फाइनल सिचुएशन है, ये आपकी इनिशियल सिचुएशन थी। इनिशियल से फाइनल जब ये आएगा तो इस समय इसका ओमेगा क्या होगा, अल्फा क्या होगा, एन क्या होगा, ये तीनों चीजें कैलकुलेट करनी है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। सर इट्स अ वेरी वेरी अर्जेंट रिक्वायरमेंट। ठीक है, लगा के रखिएगा, अगले लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो इसके बाद हम बात करेंगे इसके पुली ब्लॉक सिस्टम की। ठीक है, इस पर बेस्ड एंगुलर मोमेंटम के कॉन्सेप्ट की, रोटेशनल मोशन में कोलिजन के कॉन्सेप्ट की। तो बने रहिए हमारे साथ, मन लगाकर पढ़ते रहिए, सब कुछ आपके दिमाग में पूर्ण रूप से सेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मन लगाकर पढ़ते रहिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, चलिए सपोर्ट करते रहिए, हमें बहुत सारा प्यार देते रहिए। जो भी आप सीखें, जो भी आप करें, जो भी हमारे एंड से आपको अच्छा लगे, उसको आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि उससे हमको बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में।